युगों का पशु प्रधान सी 191वीं समाधि में प्रवेश के लिए योग्यताएं। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 191वीं समाधि में प्रवेश के लिए योग्यताएं। मातृसत्ता, हम यहाँ परेशानी खड़ी करने नहीं आए हैं। इसके बजाय हमारे पास ली सेंट कबीले की पवन रक्तरेखा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर हमें ली वुडी से चर्चा करनी है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मातृसत्ता, कृपया ली वुडी को इस मामले के बारे में तुरंत बताएं, अन्यथा सर्वोच्च शाखा पवन रक्तरेखा को बर्बाद कर देगी। ली शुवानहे की विनती समाप्त होने के बाद ही बाकी लोग शांत हुए। तुमने पहले ही इतना हंगामा मचाने की हिम्मत कर ली है, इसलिए अब और नाटक मत करो और मुझे सीधे सीधे बता दो। अपने जीवन के अनुभव के आधार पर मैं पहले ही अनावश्यक खुशामद की जरूरत को समझ चुका हूं, ली जिंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर मुझे सीधे साधे होने के लिए माफ कर दो। मेटल, थंडर और फायर ब्लडलाइन में हमारे मुखबिरों को पहले ही इसकी खबर मिल चुकी है। 5 दिनों में उन 3 ब्लडलाइनों के सदस्य ली वुडी को अपने बीच से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को जूनियर संप्रदाय का मास्टर चुनने के लिए मजबूर करेंगे। मातृवंशी, मुझे यकीन है कि कुछ बातें स्पष्ट रूप से कहने की जरूरत नहीं है। पवन वंश के हम लोगों ने 10,000 वर्षों तक ली संत वंश को नियंत्रित किया है और उस पूरे समय में हमारी प्रतिष्ठित विरासत कभी भी टूटी नहीं है। लेकिन पिछली सहस्राब्दी में हमारे वंश ने कम और कम प्रतिभाशाली वंशज पैदा किए हैं, जिसके कारण हमारा महान वंश इन निम्न स्तरों पर गिर गया है। लेकिन फिर भी हमारी प्रतिष्ठित वंशावली कभी भी समाप्त नहीं हुई है। कुलमाता, ये पहले से ही काफी बुरा है कि आपका केवल एक बेटा था। आपके वंश में वे कम होते जा रहे हैं क्योंकि वे बचपन से आगे जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ली वुडी का शरीर पहले से ही उस समय जो कुछ हुआ था उससे बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था, और अब वह पहले से ही अपने 40वें वर्ष में है। कौन जानता है कि क्या वह इस जीवन काल में एक पुरुष उत्तराधिकारी को जन्म दे भी पाएगा। आखिरकार केवल पुरुष ही वंश के जीवनबद्ध जानवर को विरासत में प्राप्त कर सकते हैं। 5 दिनों में अन्य 3 वंश अपने वंश के वंशजों में से किसी एक को नया कनिष्ठ संप्रदाय गुरु नियुक्त करने के लिए एक पवित्र सभा बुलाएंगे। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, मातृसत्तात्मक। दूसरे शब्दों में, ली संत कबीले की महान और प्रतिष्ठित वंश जो 10 सहस्राब्दियों से चली आ रही है, अंततः समाप्त हो जाएगी। जिस क्षण नए कनिष्ठ संप्रदाय गुरु का चयन किया जाएगा, ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय की भावी विरासत अन्य 3 वंशों में से किसी एक के हाथों में होगी। अगर ऐसा हुआ तो विंड ब्लडलाइन से आने वाले हम लोगों का क्या होगा? क्या हम अब भी उन पर राज करेंगे? ग्रैंड ओरिएंट के संप्रदाय गुरु का पद कभी भी विंड ब्लडलाइन को वापस नहीं मिलेगा, है ना? भले ही वर्तमान संप्रदाय गुरु संप्रदाय के पूरे इतिहास में सबसे अधिक उपहास का पात्र है, फिर भी वह एक प्रतिष्ठित परिवार की ऐतिहासिक वंशावली से आया है। संप्रदाय का सबसे बड़ा गौरव और गौरव। यही कारण है कि 7 तारों वाली पवन शाखाओं में से हम में से हर कोई जूनियर संप्रदाय के गुरु का पद ऐसे ही जाने देने के लिए तैयार नहीं है, जिससे ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय के गुरु का पद अन्य वंशों के हाथों खो जाए। हमें आगे आकर पवन वंश के गौरव की रक्षा करनी होगी। ली शुवानहे की लंबी चौड़ी बातों ने वहां उपस्थित लोगों में भारी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी। ली जिंग्यू को लगा कि उसका गुस्सा पिघल गया है और वह हंस पड़ा। तो तुम हमारे गौरव की रक्षा कैसे करना चाहते हो? तमाम दिखावे और दिखावे के बावजूद ली जुवानहे ने आखिरकार अपने हितों को ध्यान में रखा। ग्रैंड ओरिएंट कबीले के वर्तमान संप्रदाय के गुरु चाहे कितने भी हास्यास्पद क्यों न हो, यह अभी भी एक ऐसा पद था जिसके लिए कई लोग प्रतिस्पर्धा करेंगे। उदाहरण के लिए, इसके साथ समाधि में प्रवेश करने का अधिकार भी था। केवल संप्रदाय गुरु और कनिष्ठ संप्रदाय गुरु को ली संत कबीले के महान पूर्वजों के अंतिम विश्राम स्थल में प्रवेश करने की अनुमति थी, जो उनके संस्थापक पूर्वज द्वारा दिया गया एक प्राचीन आदेश था। इसके खिलाफ जाने की हिम्मत कौन करेगा? चाहे ली संत कबीला कितना भी गिर गया हो, ली समाधि शाश्वत थी। एड्स बाय पब फ्यूचर सवाल सुनकर ली शुवानहे और भी ज्यादा उत्तेजित हो गई। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जूनियर संप्रदाय गुरु का पद पवन वंश के भीतर ही रहे, हम 7 तारों वाली पवन शाखाओं में से जो लोग योगदान देने के लिए तैयार हैं, हम सातों ली वुडी को अपने प्रतिभाशाली बेटों को गोद लेने देने के लिए तैयार हैं, जिन्हें हमने उनके जन्म से ही बहुत सावधानी से पाला है। पवन वंश की गरिमा के लिए हम ये बलिदान देने के लिए तैयार हैं। बधाई हो कुलमाता, आखिरकार आपको अपना पोता मिल जाएगा। हम सातों शपथ लेते हैं कि हम अब जूनियर संप्रदाय गुरु नियुक्त किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना बेटा नहीं मानेंगे। हम इसे तभी रख सकते हैं जब ली वुडी उनमें से किसी एक को इस पद पर चुन ले। वह पहले से ही आंसुओं के बिंदु पर था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने बेटों को हमेशा के लिए खो दिया है, इस तथ्य के बावजूद कि रक्त संबंधों को बदलने का कोई तरीका नहीं था। यहाँ तक कि अगर उनके बेटे ली वुडी को अपना पिता कहते हैं तो वे केवल जूनियर संप्रदाय के गुरु का पद हथियाने के लिए ऐसा करेंगे। जब अन्य लोग ली शुवानहे की लंबी बातचीत की प्रशंसा कर रहे थे, तभी एक परेशान सी आवाज गूंजी, वाह कितना मार्मिक। मैं तो लगभग नदी में ही रो पड़ी।
सभी ने आवाज सुनी और देखा कि ली जिंगयू द्वारा रंगे बालों वाला वह युवक वापस आ गया है। उस युवक की शक्ल सूरत काफी उल्लेखनीय थी। उसका बायां हाथ पपड़ीदार, काला और पंजों वाला था, जबकि उसके बाल चमकदार, आकर्षक प्लेटिनम जैसे थे। दृष्टता, कुलमाता, वह कमीना किस परिवार से है? कुनपेंग पवित्र हॉल में हमारा मजाक उड़ाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? डेल्टा उर्से मेजोरिस शाखा के ली तियानयू ने झल्लाकर कहा। ली जिंगयू ने हंसते हुए कहा, उसे। उसने ली तियानमिंग को अपने पास खींचा और दूसरे हाथ से ली किंगयू को पकड़ लिया और उसे संतुष्ट नजरों से देखा। उसके जैसा बड़ा, गोल मटोल पोता पाकर कौन खुश नहीं होगा? वह ली शुवानहे और बाकी लोगों की ओर मुड़ी और हंसी। तुम्हारी इतनी बड़ी योजनाएं, है ना? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पतित बच्चे मेरे पोते बनने के लायक हैं? 7 में से कोई भी मेरी नज़र में नहीं आ सकता। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बेटों को अपने पास रखना चाहिए और उन्हें घर ले जाना चाहिए। उन्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए ताकि उनके पिता शर्मिंदा हों। उन 7 लड़कों में से कोई भी मेरी पोती किंगयू की बराबरी नहीं कर सकता। फिर भी तुम कनिष्ठ संप्रदाय गुरु के पद के लिए साजिश रचने की हिम्मत कर रहे हो। सपने देखो। उसकी हंसी इतनी तीखी थी कि उसे सुनने से उनके कान दुखने लगे। कुलमाता, क्या आप ये कह रही हैं कि आप कनिष्ठ संप्रदाय प्रमुख का पद अन्य 3 वंशों को देने के लिए तैयार हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मातृसत्तात्मक? ये ली संत कबीले के लिए उचित कार्रवाई कैसे है? एक के बाद एक वे लाल चेहरे और उग्र क्रोध के साथ उसकी आलोचना करने के लिए आगे आए। ये सब एक ही था। ली तियानमिंग ने ये सब देखा था। ऐसा लग रहा था कि चाहे वह कहीं भी हो, बेशर्म लोग बिना किसी अपवाद के एक जैसे ही थे। जैसे ही वे अपनी शिकायतों के साथ और अधिक उग्र होते जा रहे थे, ली जिंगयू ने ली तियानमिंग का हाथ उठाया और सख्ती से कहा, मेरे बेटे ली वुडी में अपनी युवावस्था में बेजोड़ प्रतिभा थी और उसके 4 अवतारों की वंशावली है। 10 साल की उम्र में वह एकता तक पहुंच गया। 17 साल की उम्र में वह एकता के शिखर पर पहुंच गया और उसे ग्रैंड ओरिएंट कबीले के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया। आधी सहस्राब्दी में पहला। हालांकि वह अपनी नादान युवावस्था में दूसरों की चालों का शिकार हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम जैसे बदमाश उसका नाम इतने अनादर से कैसे पुकार सकते थे? ऐसा लग रहा था कि वह उन शब्दों को बोलते हुए बहुत दुखी थी। एक समय था जब उसे अपने बेटे पर गर्व था, लेकिन अब जब वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में थी तो उसे अपने बेटे, पोती और अपने परिवार के बाकी सदस्यों की रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ा। ली तियानमिंग ली जिंगयू में वे जिनकी परछाई देख सकता था। वह उतनी ही सहनशील, उतनी ही दानशील और उतनी ही सम्माननीय थी। वह दृश्य एक और संकेत था कि उसने ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय में आने पर सही चुनाव किया था। मातृसत्ता, हम सभी जानते हैं कि ली वुडी अपनी युवावस्था में कितने गौरवशाली थे। आपको हमें दबाने के लिए यह बात उठाने की जरूरत नहीं है। सच्चाई का सामना करें, वह अपंग हैं। इसके बजाय मैं ये जानना चाहता हूं कि जूनियर संप्रदाय के गुरु का पद अन्य 3 वंशों को सौंपने के पीछे आपकी मंशा क्या है? एड्स बाय पब फ्यूचर। मेरे इरादे, मैंने अभी तक बोलना भी पूरा नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि मेरा बेटा भी अपनी युवावस्था में काफी सुंदर था। क्या आपको लगता है कि उसकी सिर्फ एक बेटी है, ली किंगयू? मुझे डर है कि आप इस मामले में गलत हैं। म्यू हे से शादी करने से पहले मेरे बेटे ने प्रशिक्षण के लिए 3 साल की यात्रा की। उस दौरान उसकी कुछ अन्य महिलाओं से मुलाकात हुई, जिनमें से 3 उससे विवाहित थीं। हालांकि उसने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया और उन्हें उचित पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इस बार मैं उन महिलाओं में से एक वेई जिन की तलाश में निकला जिसने म्यू हे से शादी करने से पहले उसके बेटे को जन्म दिया था। वह बेटा मेरे बगल में है, ली तियानमिंग। वह सिर्फ 16 साल का है, किंगयू से 1 साल बड़ा है और उसका नाम मेरे बेटे ने खुद रखा है। शुरू में वह अपने बेटे के जीवन और विकास में बाधा नहीं डालना चाहता था। फिर भी तुम लोगों ने हद पार करने पर जोर दिया, इसलिए मेरे बेटे ने मुझे उसका मांस और खून वापस यहाँ लाने को कहा। आज से ली तियानमिंग कबीले का कनिष्ठ संप्रदाय गुरु है और ली संत कबीले का कनिष्ठ कबीला नेता है। इसलिए तुम लोग इस पद पर अपना कब्जा करने के बारे में भूल जाओ। तुम लोगों को भूल जाओ, तीनों वंश भी इसे चुनौती नहीं दे पाएंगे। 7 तारों वाली पवन शाखा के सभी सदस्य ली तियानमिंग को देखकर अचंभित रह गए। कौन विश्वास करेगा कि वह ली वुडी का नाजायज बेटा था जिसे 16 साल की उम्र में ही वापस लाया गया था? यहां तक कि ली तियानमिंग को भी इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। उसने अनुमान लगाया था कि ली जिंगयू रेडसी कुनपेंग पर सवारी के दौरान ऐसा कुछ करेगा, अन्यथा वह भी बाकी लोगों की तरह ही हैरान रह जाता। क्या मैं गोद लिए गए बेटे के तौर पर शामिल नहीं होने वाला था? अचानक मैं नाजायज बेटा क्यों बन गया? फिर भी ली वुडी के प्रत्यक्ष वंशज को जूनियर संप्रदाय का गुरु बनना दत्तक पुत्र बनने से कहीं ज्यादा आसान था। ये पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि ली जिंगयू ने लिखी थी। सच्चाई ये थी कि ली वुडी कभी वर्मिलियन बर्ड नहीं गए थे। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ली तियानमिंग पहले से ही 16 नहीं बल्कि 20 साल के थे। हालांकि उनके रूप रंग के आधार पर बहुत से लोग उनकी उम्र पर विवाद नहीं करेंगे।
आखिरकार 13 और 14 साल के बच्चे थे जिनका शरीर बहुत मोटा था और दाढ़ी भी बहुत ज्यादा थी। हालांकि ली वुडी के बेटे के रूप में उनकी पहचान संदेह और विवाद का विषय थी। अंत में उनके पास ली जिंगयू के शब्दों के अलावा कोई सबूत नहीं था। मात्र वंशी, आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? आप सिर्फ हमारे साथ खिलवाड़ करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को वापस क्यों लाएंगे? भले ही आप इसे हमसे आगे बढ़ा सकें, लेकिन क्या ये वास्तव में अन्य 3 वंशों द्वारा स्वीकार किया जाएगा? ली जुवानहे ने कहा और ली तियानमिंग को ध्यान से देखा, तुरंत ध्यान दिया कि वह यूनिटी में भी नहीं था। ऐसा कोई व्यक्ति उनके प्रतिष्ठित वंश से कैसे हो सकता है? क्या आप ही हैं जो मेरे बेटे को अपना बेटा गोद लेने के लिए मजबूर करके अन्य 3 वंशों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? ली जिंगयू ने जवाब दिया। यह अलग बात है, बस ली वुडी को इसे स्वीकार करना है। हम पहले ही इस पर सहमत हो चुके हैं। चाहे आप किसी को भी चुनें, हम अपनी मृत्यु तक पवन वंश की महिमा की रक्षा करने और अपने नए कनिष्ठ संप्रदाय गुरु को उनके पद पर सुरक्षित रखने की शपथ लेते हैं। हालांकि अगर आप हमें इस तरह से धोखा देने की कोशिश करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम देखेंगे कि आपका 3 लोगों का छोटा सा परिवार अन्य 3 वंशों के दबाव का सामना कैसे करता है। दूसरे शब्दों में, अगर ली जिंगयू ने उनके बेटों में से किसी एक को गोद लेने का फैसला किया तो उन्हें विंड ब्लडलाइन का समर्थन प्राप्त होगा, भले ही दावा झूठा हो। आखिरकार तीनों रक्तरेखाओं को यह नहीं पता होगा कि विंड ब्लडलाइन में से किसे गोद लिया गया है या नहीं। कम से कम उनकी योजना में कुछ तो दम था। ये सही है, एक स्पिरिटसोर्स कचरा हमें कैसे धोखा दे सकता है? अन्य 3 रक्त रेखाओं के बारे में तो कहना ही क्या, यह एक मजाक ही हो सकता है। आपने उस लड़के को अभिनय करने के लिए कहां से लिया? कुलमाता, आप उसे कितना भुगतान कर रही हैं? युवक, मेरी नजरों से दूर जाने के लिए मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगी। तुम तो यूनिटी में भी नहीं हो, अपने आप को शर्मिंदा मत करो, ठीक है? बिना रुके उपहास का दौर जारी रहा। उसके बाद ठहाकेदार हंसी शुरू हो गई। हालांकि ली जिंगयू भी हंसी में शामिल हो गया। मात्र देवी, आप किस बात पर हंस रही हैं? ली जुवानहे ने पूछा। मैं तुम्हारी अदूरदर्शिता पर हंस रहा हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 192। मैं अकेला तुम सब से लड़ूंगा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: युगों का पशु प्रधान C 192। मैं अकेला तुम सब से लड़ूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 192। मैं अकेला तुम सब से लड़ूंगा। मेरे पोते तियानमिंग को पिछले 16 सालों में उचित मार्गदर्शन नहीं मिला है। उसे एक पिछड़े देश में प्रशिक्षण लेना पड़ा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका स्तर उतना ऊंचा नहीं है। आखिरकार वह नहीं जानता कि बाहरी दुनिया वास्तव में कितनी व्यापक हो सकती है, और इसने उसकी प्रगति को सीमित कर दिया। उसके पास कोई अच्छी साधना तकनीक नहीं थी, जो एक बहुत बड़ी बाधा बन गई जिसने उसकी प्राकृतिक प्रतिभा को दबा दिया। हालांकि ली जिंगयू का स्वर अचानक तनावपूर्ण हो गया। जब तक आप सभी को पता चलेगा कि मेरा पोता कितना प्रतिभाशाली और शक्तिशाली है, तब तक मैं शर्त लगाता हूं कि यहां हर कोई उसके सामने घुटने टेक देगा और कांप उठेगा। इतने सालों तक उसने अपनी शंकाओं और नफरत को अपने तक ही सीमित रखा था। तब उसने अपने बेटे को आसमान से गिरते हुए अपनी आंखों से देखा था, जो कभी भी अपनी पुरानी ऊंचाइयों पर वापस नहीं आ पाया। फिर भी ऐसा स्वर्ग विरोधी पोता अचानक उसके सामने आ गया था। फिर भी उसके भावनात्मक भाषण से अन्य लोगों में केवल हंसी ही आई। मात्र देवी, कृपया मुझे उसकी प्रतिभा का निरीक्षण करने दीजिए। ओह, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी यहीं उसके सामने घुटने टेकने का इंतजार नहीं कर सकता। मात्र देवी, कृपया उसकी साधना में तेजी लाएं। मुझे डर है कि मेरे घुटने पहले ही जवाब दे रहे हैं। हो सकता है कि उसके घुटने टेकने से पहले ही मैं घुटने टेकना समाप्त कर दूं। हाँ 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 हाँ। सीनियर्स और जूनियर्स दोनों ही जोर से हंसने लगे। उनमें जरा भी सम्मान नहीं था। ली तियानमिंग को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह देख रहा था कि बूढ़ी औरत को इतना उपहास सहना पड़ रहा है। हालांकि उसने बस इतना किया कि अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे धीरे भीड़ की ओर चल पड़ा। म्यूट, सुनिश्चित करें कि आप अच्छी तरह से देखें। उसने उन सभी को एक झटके से देखा। अब उसने जो आभा और माहौल दिया वह स्पिरिटसोर्स क्षेत्र का नहीं था, न ही वह एक अभिनेता की तरह लग रहा था। ली जुवानहे और बाकी लोगों को चुप कराने के लिए उसे केवल एक चिल्लाहट की जरूरत थी। उन्होंने आंखें मूंद कर उसकी जांच की। एक साधारण स्पिरिटसोर्स बीस्टमास्टर महान 7 तारों वाली पवन शाखाओं को मात्र म्यूट कैसे कह सकता है? उत्तेजित होकर उनका क्रोध भड़क उठा। लेकिन उस समय ली तियानमिंग ने अपनी दाहिनी बांह को ढकने वाली आस्तीन को ऊपर खींचा, जिससे उस पर एक के बाद एक अंगूठियां दिखाई देने लगी। ली सेंट कबीले में हर कोई लाइफबैंड रिंग्स पर बहुत ध्यान देता था। ज्यादातर मामलों में अंगूठियां दिखने के बाद नहीं बदलती थीं और जीवन भर उनके साथ रहती थीं। वे प्रतिनिधि अपरिवर्तनीय निशान थे। अधिकांश ने उन्हें एक के बाद एक गिनना शुरू कर दिया और उनमें से तेज तर्रार लोगों को पहले से ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है।
उन्होंने बार बार अंगूठियों को गिना, जैसे कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ थी। 3 बैन रिंग का मतलब था कि कोई व्यक्ति ली सेंट कबीले के नाम के योग्य प्रतिभाशाली व्यक्ति बनेगा। 4 बैन रिंग कबीले के पुनरुद्धार की आशा का संकेत थे। हालांकि ली तियानमिंग के पास इससे कहीं ज्यादा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कबीले के इतिहास में लाइफ्सबेन के अभिशाप को तोड़ने वाले पहले व्यक्ति को ही 5 बैन रिंग मिले थे और ली तियानमिंग की बाह पर मौजूद रिंगों की संख्या इतनी ही थी। उसके पास 5 बैन रिंग हैं, ली जिंगयू ने स्पष्ट कहा। सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली तियानमिंग को स्तब्ध भाव से देखा। उनके पैर कांप रहे थे, कुछ तो घुटनों के बल बैठने की कगार पर थे। 5 बैन रिंग, असंभव, ये वास्तविक नहीं हो सकता। केवल संस्थापक पूर्वज के पास ही 5 होते हैं। सब लोग जाकर करीब से देखो, क्या उसने खुद ही ये बैन रिंग बनाए हैं? ये सही है, उसके बाल भी शायद रंगे हुए होंगे। बकबक करती भीड़ के बीच 7 शाखाओं के मुखिया ली जुवानहे ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत ली तियानमिंग के सामने आ गए। जब उन्होंने तियानमिंग की बांह उठाए और उसे करीब से देखा तो उनकी हथेली कांप उठी। जितना जोर से उन्होंने आंखें सिकुड़ी उतना ही ज्यादा वे कांप उठे। अल्फा उर्से मेजरिस शाखा प्रमुख, क्या वे नकली हैं? अन्य नेताओं ने पूछा। मैं नहीं बता सकता। ली जुवानहे ने 3 कदम पीछे हटकर ली तियानमिंग को घूर कर देखा। यहाँ निश्चित रूप से एक समस्या है। यदि उसके पास 5 बैन रिंग होते तो वह इतना छोटा नहीं होता, चाहे उसकी तकनीक कितनी भी खराब क्यों न हो। ये सही है, मुझे यकीन है कि हम सभी जानते हैं कि 5 बैन रिंग का क्या मतलब है। इतनी सारी पीढ़ियों से इसे पारित करने के बाद यहां तक कि ली वुडी के बेटे के पास भी 5 बैन रिंग नहीं हो सकते। जरूर कोई चाल है कुल्लमाता। क्या आपने किसी अज्ञात तरीके से उसके हाथ पर 5 अंगूठियां बना दी? वे इस बात से घबरा गए थे कि ली तियानमिंग के पास अकेले 5 बैन रिंग थे। क्या होगा अगर उन्हें पता चले कि उसके पास कुल 10 बैन रिंग है? तब तो यकीन करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अकेले 5 बैन रिंग होना अभूतपूर्व था। संस्थापक पूर्वज के पास तो केवल 5 ही थे, उनसे अधिक किसी के पास कैसे हो सकता है? एड्स बाय पब फ्यूचर। उनका अविश्वास पूरी तरह से ली जिंगयू की उम्मीदों के अनुरूप था। आखिरकार ली तियानमिंग सिर्फ स्पिरिचुअल स्टेज पर था। अगर वह वास्तव में 16 साल का भी होता तो भी वह औसत ही होता। 5 बैन रिंग वाला कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, वह उतना बुरा नहीं होगा। हालांकि ली तियानमिंग को उन्हें समझाने की कुंजी पता थी। अब उन्हें वास्तव में ली वुडी के बेटे के रूप में उसकी पहचान पर संदेह नहीं था। इन लोगों को खुश करना वाकई मुश्किल है। मैंने उन्हें सब दिखा दिया, फिर भी वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। ली जिंगयू ने गुस्से में कहा। दादी, इन अदूरदर्शी मूर्खों के झुंड पर गुस्सा मत होइए, ली किंगयू ने सांत्वना दी। ये सही है, हालांकि उनकी लगातार बकबक मुझे परेशान कर रही है। उस समय ली तियानमिंग ने पीछे मुड़कर कहा, तो क्या मुझे उन्हें भगा देना चाहिए? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ली जिंगयू को सिरदर्द होने लगा। ली किंगयू को भी यकीन नहीं था कि वह ऐसा कर सकता है। वे लोग इस बात के लिए बदनाम थे कि उनसे निपटना मुश्किल था। ली तियानमिंग केवल मुस्कुराए। उन्होंने उनकी ओर मुड़कर कहा, सब लोग, आप सभी को सिर्फ इतना पता है कि मैं 16 साल का हूं। लेकिन आप इस बात से अनजान हैं कि मैंने 15 साल की उम्र में ही साधना शुरू कर दी थी। मैंने साधना में सिर्फ 5 महीने बिताए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप सभी इस तथ्य के बारे में क्या कहेंगे कि मैंने 0 से शुरुआत की और सिर्फ 5 महीनों में 8वें स्पिरिचुअल चरण तक पहुंच गया। भीड़ में मौजूद लोग उसके शब्दों को सुनकर एक दूसरे की ओर मुड़े। असल में ली तियानमिंग झूठ नहीं बोल रहा था, बस कुछ तथ्य छिपा रहा था। उसने वास्तव में 5 महीने से भी कम समय पहले ही यह काम शुरू किया था, यानी अपना दूसरा प्रयास शुरू किया था। तो अगर मैं दावा करता हूं कि मैंने कल ही प्रशिक्षण शुरू किया और यूनिटी के दूसरे चरण तक पहुंच गया, तो क्या इसका मतलब है कि मेरे पास 6 बैन रिंग है? भीड़ में से एक नीली पोशाक पहने युवक ने कहा। वह ली चेनहोन के बगल में खड़ा था, वह शायद उसका बेटा था। बीटा उर्से मेजरिस शाखा के प्रमुख ली वुडी को उसे गोद लेने जा रहे थे। लिकुनेक्सु 15 साल की उम्र में यूनिटी के दूसरे चरण में एक जानवर मास्टर चेन याओ से ज्यादा उम्र का नहीं। हालांकि इस युवा की भावना और इच्छाशक्ति लिन जियाओटिंग से जरा भी कम नहीं थी। उसकी नजरें बहुत दबंग थीं। आप एकता के दूसरे चरण पर हैं? ली तियानमिंग ने पूछा। ये सही है, और मेरे पास केवल 2 बैन रिंग हैं। तो आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं विश्वास करूं कि आपके पास 5 हैं, अगर आप 16 साल की उम्र में अभी भी स्पिरिचुअल्स के 8वें चरण पर हैं? ली कुनेक्सु ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वयं देखने के बाद भी उनमें से किसी को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ, और इसका कारण भी अच्छा था। ठीक है, तो फिर यह मामला आसानी से सुलझ सकता है। मैं आप सभी को चुनौती दूंगा जो मुझसे बड़े नहीं हैं। अगर मैं आप सभी को हरा सकता हूं, तो क्या आप विश्वास करेंगे कि मेरी बैन रिंग असली है और मैं ली वुडी का बेटा हूं? एड्स बाय पब फ्यूचर। उनके शब्दों ने भीड़ में हलचल मचा दी।
उनमें से 16 साल से कम उम्र के कई लोग पहले से ही एकता के पहले चरण को प्राप्त कर चुके थे। ली कुनेक्सू उनमें से एक था। स्पिरिट्सोस के 8वें चरण में कोई व्यक्ति अपने से 4 स्तर ऊपर के व्यक्ति को कैसे हरा सकता है? यह एक मूर्खतापूर्ण काम था। चलो, शोर मचाने वाले तुमसे ही शुरुआत करते हैं। ली तियानमिंग ने ली कुनशु की ओर इशारा किया। ली कुनशु जोर से हंसने लगा और अपने पिता की राय मांगी। ली चेनहोंग ने संदेह से अपनी आंखें सिकोड़ ली। ली तियानमिंग, क्या तुमने अभी कहा कि तुम 16 साल से कम उम्र के हर व्यक्ति को चुनौती देना चाहते हो कि वह 5 बैन रिंग वाले व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिभा साबित करे? ये सही है। आप स्पिरिट्सोस के केवल 8वें चरण पर हैं, लेकिन आपको पहले या दूसरे चरण के कई यूनिटी बीस्ट मास्टर्स का सामना करना पड़ सकता है। क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? मैं हूं। अगर तुम असफल हो गए तो क्या होगा? मैं पहले इस बात पर चर्चा करना चाहूंगा कि अगर मैं सफल हो जाऊं तो क्या होगा। क्या 7 तारा शाखाएं मेरी प्रतिभा को 5 बैन रिंग वाले और ली वुडी के बेटे के रूप में स्वीकार करेगी? क्या आप मुझे कनिष्ठ संप्रदाय गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या वह वाकई ली वुडी को अपना पिता कहने वाला था? शायद नहीं, लेकिन कम से कम वह उसका गॉडफादर तो होगा ही। लेकिन वह भी जानता था कि कनिष्ठ संप्रदाय गुरु का पद कई सुविधाओं के साथ आता है और भविष्य में उसकी साधना का मार्ग बहुत आसान बना देगा। उसे निश्चित रूप से कनिष्ठ संप्रदाय गुरु बनना था। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसे ली जिंग्यू और ली किंग्यू ज्यादा पसंद थे। चूंकि वे उसके सहयोगी थे, इसलिए उनके लिए एक दूसरे की मदद करना कोई बड़ी बात नहीं थी। जहां तक सवाल है कि क्या वह वाकई ली वुडी का बेटा था, ये सिर्फ दूसरों को ही पता था। जहां तक उसका सवाल है, वह एक सम्मानित अतिथि था। अगर वह ली वुडी के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गया तो उसे अपना गॉडफादर मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी। 7 शाखा प्रमुखों ने इस मामले पर कुछ देर तक चर्चा की। अंत में ली जुवानहे ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप वास्तव में हमारे बेटों को हरा सकते हैं जो आपसे 4 से 5 स्तर ऊपर हैं, तो हम आपके दावों को स्वीकार करेंगे और आपकी प्रतिभा को मान्यता देंगे। केवल वही व्यक्ति जिसके पास 5 बैन रिंग है, वह ऐसा कर्तव्य करने में सक्षम हो सकता है। इसके अलावा केवल सर्वोच्च वंश के पास ही ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर 5 बैन रिंग वाला वंशज हो सकता है। हम आपको ली वुडी के बेटे के रूप में भी स्वीकार करेंगे। वास्तव में जब अन्य 3 वंश आएंगे तो हम आपकी रक्षा करेंगे। इस मामले पर सभी लोग ली जुआनहे से सहमत थे। बहुत अच्छा, ली तियानमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मामला सुलझाना वाकई आसान था। हालांकि कोई नहीं जानता था कि उसे इतनी हिम्मत कहां से मिली कि वह इतनी बड़ी चुनौती दे सके। ली जुआनहे और दूसरे लोग पहले से ही मुस्कुरा रहे थे। वे असली किकर के साथ आगे बढ़ने वाले थे। ली तियानमिंग, अगर तुम असफल हो गए तो हम तुम्हें 5 बैन रिंग रखने या ली वुडी के बेटे के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। आखिरकार तुम्हारी साधना का स्तर बहुत खराब है। अगर तुम कनिष्ठ संप्रदाय गुरु बन गए तो अन्य 3 वंश भी इससे खुश नहीं होंगे। उस स्थिति में हम ली वुडी को अपने बेटों में से एक को गोद लेने के लिए कहेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, ली जुआनहे ने ली जिंग्यू को एक नजर देखा। उसे चाहिए था कि वह उन शर्तों से सहमत हो। दूसरे शब्दों में, अगर ली तियानमिंग असफल हो गई तो उनका एक बेटा कनिष्ठ संप्रदाय गुरु बन जाएगा। अगर ली तियानमिंग को उनका समर्थन चाहिए था तो इसके लिए कुछ शर्तें भी थीं। हालांकि ली जिंग्यू को यह अच्छा सौदा नहीं लगा। उसे वे परेशान करने वाले और परेशान करने वाले लगे। जहां तक उसका सवाल था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। दिन के अंत में केवल 3 अन्य रक्तरेखाएं ही मायने रखती थीं। ली वुडी को उनके बेटों में से एक को अपना बेटा बनाने देना एक बहुत बड़ा मजाक था। हालांकि ली जिंग्यू को उम्मीद नहीं थी कि ली तियानमिंग उससे पहले ही बात कर लेगी। कोई बात नहीं, उसने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। चलो, तुम्हारे लिए इसे आसान बनाते हैं। अपने 7 बेटों को एक एक करके मेरे पास आने दो। जो कोई भी मुझे हरा देगा वह कनिष्ठ संप्रदाय का गुरु बन जाएगा। मुझे रोकना मत। मैं तुम अज्ञानी मूर्खों को दिखाऊंगा कि 5 अभिशाप अनुभूतियों का असली स्वामी वास्तव में कैसा होता है। उसके शब्दों ने तुरंत उन सभी को चुप करा दिया। जब तक वे अपनी हैरानी से बाहर आए, तब तक तथाकथित 16 वर्षीय किशोर कुनपेन सेक्रेड हॉल से जा चुका था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 193। मैं आपका शून्य कुनपेन पकाऊंगा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: युगों का पशु प्रधान C193। मैं आपका शून्य कुनपेन पकाऊंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 193। मैं तुम्हारा शून्य कुनपेन पकाऊंगा। कुनपेन पवित्र हॉल से निकलने के बाद ली तियानमिंग ने खुद को पहाड़ों में पाया, जहां ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय स्थित था। उसके सामने प्राकृतिक परिदृश्य का एक मनोरम दृश्य था। पहाड़ियों की तलहटी में एक जलधारा थी जिसके भीतर सभी प्रकार के जलीय जीव तैर रहे थे। संप्रदाय को घेरने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण वहां का समुद्री जीवन भी मजबूत और जीवंत हो गया।
हर जगह 1 मीटर तक की मछलियां देखी जा सकती थीं। वे संप्रदाय के सदस्यों के जीवन यापन करने वाले जानवरों के लिए भोजन का एक बड़ा स्रोत थी। ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, इसलिए जीवनबद्ध जानवर बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। दूर दूर तक अनगिनत विशालकाय जानवरों को चलते, उड़ते और तैरते हुए देखा जा सकता था। कुछ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, जबकि अधिक विदेशी जानवर जैसे कि कीड़े अपने छोटे कोनों में रेंगते रहते थे। सभी तरह के चमत्कारिक जीवनबद्ध जानवर वहां मौजूद थे, जिन्हें देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते थे, और उनमें से ज्यादातर का नाम वर्मिलियन बर्ड के इतिहास में दर्ज भी नहीं था। ऐसा ही एक जानवर ली सेंट कबीले का खास जीवनबद्ध जानवर कुनपेंग था। जहां तक तियानमिंग का सवाल है, इस तरह के दोहरे प्रकार के जानवर बहुत कम और दूर दूर तक फैले हुए थे। इस तरह के जानवर ब्लिज़र्ड ड्रैगन जैसे सामान्य दोहरे प्रकार के जानवरों की तुलना में कहीं ज्यादा जटिल थे। कुनपेंग दोहरी प्रजाति और दोहरी प्रकार दोनों है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह कोई साधारण दोहरी प्रकार का जानवर नहीं है। इसके प्रत्येक तत्व प्रकार इसकी प्रजाति के अनुरूप है। जब ये कुन के रूप में पानी में तैरता है तो ये जल प्रकार का होता है, और आत्मा स्रोतों के भीतर जानवर की को जल प्रकार के जानवर की में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यही कारण है कि ली सेंट कबीले की तकनीकें कबीले के वंशजों के लिए विशेष रूप से बनाई गई हैं, ताकि अद्वितीय तत्व स्विचिंग गुण को सुविधाजनक बनाया जा सके। मैंने शुरू में सोचा था कि तकनीकें ज्यादातर मोनोटाइप थीं। ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय में आने के बाद ही मुझे इतनी अकल्पनीय चीज के बारे में पता चला। हालांकि उस समय तियानमिंग ने हवा और बर्फ की दोहरी साधक देखी थी, युलिंगजी। उसके पास उस उद्देश्य के लिए भी एक अनोखी और शक्तिशाली साधना तकनीक रही होगी। लेकिन दिन के अंत में हवा और बर्फ की उसकी विशेषताएं वास्तव में एक दूसरे के बहुत विरोधाभासी नहीं थीं, और एक ही आत्मा स्रोत में निवास कर सकती थीं। दोनों तत्वों का उपयोग करने के लिए उसे केवल एक जीवनबद्ध जानवर की आवश्यकता थी। म्यू यांग का इंक्लिन भी धरती और पानी का एक दोहरे प्रकार का जानवर था। वे दो प्रकार अच्छी तरह से घुल मिल गए और शायद ही कभी प्रतिक्रिया का कारण बने, तियानमिंग की बिजली और आग के विपरीत, जो दोनों एक दूसरे के समान ही तीव्र थे। हालांकि ली सेंट कबीले के बीच आत्मा स्रोत, जहां पानी के जानवर की को आग के जानवर की में परिवर्तित किया जा सकता था, मौजूद हो सकता है। जबकि वे सभी कुन रूप में जल प्रकार हो सकते हैं, जानवर पेन के रूप में 4 प्रकारों में से एक हो सकते हैं, अर्थात हवा, धातु, बिजली या आग। वे 4 प्रकार आधार हैं जिन्होंने ली सेंट कबीले की 4 रक्त रेखाओं का निर्माण किया, जिसमें पवन रक्त रेखा कबीले का नेतृत्व करती है। सभी 4 रक्त रेखाएं जल तत्व में कुशल हैं और केवल उनके दूसरे तत्व में भिन्न हैं। उदाहरण के लिए पवन रक्त रेखा वाले पानी और हवा में श्रेष्ठ हैं, जबकि धातु रक्त रेखा धातु और पानी में श्रेष्ठ है, और इसी तरह। उनके आने से पहले ही ली जिंग्यू ने तियानमिंग को कबीले के बारे में जानकारी दे दी थी। कबीले की अनोखी प्रकृति को देखते हुए उसे अब ये बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं थी कि उसके 2 जीवनबद्ध जानवर रक्त संधियों के जरिए अनुबंधित किए गए थे। जुड़वा जानवर मालिक स्वाभाविक रूप से सामान्य जानवर मालिकों से अलग थे। माना जाता है कि उनके पास अस्थिर सिस्टम है, इसलिए उनके जीवनबद्ध जानवरों का मूल प्रकार आमतौर पर एक ही होता था। तियानमिंग ने जिंग्यू से इस मामले के बारे में पहले भी पूछा था, क्योंकि उसने देखा था कि उसे अपने 2 जीवनबद्ध जानवरों के अलग अलग प्रकार होने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने कहा, वास्तव में सहजीवी साधना के इतिहास में अनगिनत प्रणालियां और उपप्रणालियां अस्तित्व में रही हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब जुड़वा जानवरों के स्वामी ने अलग अलग प्रकार के जानवरों को जीवन दिया है। उन्हें आमतौर पर अद्वितीय जुड़वा जानवरों के स्वामी के रूप में संदर्भित किया जाता है। सही तकनीकों के साथ अद्वितीय जुड़वा जानवरों के स्वामी कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। इन अद्वितीय पशु स्वामी को अपने प्रकारों को संतुलित तरीके से विकसित करने की अनुमति देने के लिए दोहरे प्रकार की तकनीकों के आधार पर जुड़वा पशु स्वामी के लिए एक खेती तकनीक विकसित करना संभव है, उदाहरण के लिए ली सेंट कबीले की तरह। हालांकि इन तकनीकों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला खुद पशु स्वामी के लिए है, जबकि दूसरा और तीसरा अलग अलग जीवनबद्ध जानवरों के लिए है। इस तरह अलग अलग प्रकार के जुड़वा पशु स्वामी भी साधना कर सकते हैं और 2 अलग अलग प्रकार के पशु की को आत्मा स्रोत में सह अस्तित्व में रहने दे सकते हैं। फिर भी अद्वितीय जुड़वा पशु स्वामी के जीवनबद्ध पशुओं के बीच ताकत में अंतर अभी भी मौजूद है। इस प्रकार जबकि उनके पास अधिक तत्व प्रकार होने का लाभ है, उनके जीवनबद्ध पशु की में कम सहन शक्ति होगी। तियानमिंग, तुमने मुझसे ऐसा बुनियादी सवाल क्यों पूछा? क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई अनोखी साधना तकनीक नहीं है? उसने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं और कैसे खेती करूंगा? उन्होंने हंसते हुए कहा। स्पिरिट सोर्स पर आप जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं वह काफी औसत दर्जे की होनी चाहिए। कबीले में एक यूनिटी तकनीक होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल करके आप एक ही समय में बिजली और आग दोनों प्रकार की खेती कर सकते हैं। जब समय आएगा तो दादी आपको एक लाकर देंगी। आखिरकार आप मेरे प्यारे छोटे पोते हैं। आप बेहतरीन तकनीकों के अलावा किसी और चीज के हकदार नहीं हैं।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उसने जवाब दिया और उसके माथे पर ठंडा पसीना टपकने लगा। वास्तव में उसे वास्तव में ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं थी। एटर्नल इन्फेनल कोडेक्स और जेनेसिस कैस कोडेक्स अपने आप में ही काफी भयानक थे। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी कि उसे इन्फेनल सोर्स और लाइटनिंग सोर्स को मिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उनमें से प्रत्येक की अपनी अलग अलग ताकत थी और वे अपने आप में सबसे मजबूत थे। कम से कम स्पष्टीकरण सुनने के बाद उसे भविष्य में दूसरों को अपने जीवन में आने वाले जानवरों के अलग अलग प्रकार के बारे में समझाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। वह एक अद्वितीय जुड़वां जानवर स्वामी के रूप में पास हो सकता है। डॉट 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 जब ली तियानमिंग वहां से चले गए तो उनके पहले प्रतिद्वंद्वी ली कुनशु भी उनके पीछे पीछे चले आए। साथ में कुछ अन्य लोग भी थे जो तियानमिंग की कीमत पर कुछ खुशी मनाना चाहते थे। कुनक्सु, बहुत जोर से मत मारो। ध्यान रखो कि तुम संप्रदाय के गुरु के बेटे को अपंग न बना दो। अगर संप्रदाय के गुरु और उनके बेटे दोनों अपंग हो गए तो दूसरे लोग सिर्फ हमारे कबीले का मजाक उड़ाने आएंगे, ली चेनहोंग ने कहा। सभी ने आह भरी और सिर हिलाया। ये पूरे कबीले के लिए अपमान की बात थी। पिताजी, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से 5 बाने रिंगों से उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपंग नहीं बनाऊंगा। हालांकि चूंकि उसने अपनी क्षमता से अधिक काम करने का फैसला किया है, इसलिए मैं उसके कुछ दांत तोड़ दूंगा। सब ठीक हो जाएगा, है ना? कोई बात नहीं, इससे उसे काटने में ज्यादा सावधानी बरतनी सीख मिलेगी। ली चेनहोंग मुस्कुराया और ली जिंगयू की तरफ एक उत्तेजक नजर डाली। उस समय ली कुनेक्सु ने सीटी बजाई। उसके तुरंत बाद एक विशालकाय भूरे रंग का पेंग आसमान से उतरा। यह 12 पंखों वाले गोल्डरोक से भी बड़ा था। यह एक तूफान कुनपेंग था, एक निम्न स्तरीय 8 सितारा जीवन बद्ध जानवर। ज्यादातर कुनपेंग शाही जानवरों के रूप में शुरू हुए थे जो अपने पंखों के सिर्फ एक फड़फड़ाहट से तूफान पैदा कर सकते थे। तेज हवाओं के कारण तियानमिंग के बाल बेकाबू होकर लहराने लगे। इससे वह अपनी काली बाह और सफेद बालों के साथ और भी ज्यादा आकर्षक दिखने लगा। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से अपनी ग्रैंड थंडर फ्लेयर तलवार निकाली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली तियानमिंग, अपने जीवनबद्ध जानवरों को बाहर निकालो। मुझे अपना शून्य कुनपेंग दिखाओ। ली सेंट कबीले की सर्वोच्च शाखा के लोगों के पास शून्य कुनपेंग थे। उन्हें किंवदंती के संत जानवर कहा जाता था जो 8 सितारों से परे थे। पिछले 10,000 सालों में सर्वोच्च शाखा के सबसे बड़े बेटों के पास आमतौर पर शून्य कुनपेंग होते थे जो जीवनबद्ध जानवर होते थे। जिनके पास नहीं थे वे आमतौर पर उन लोगों की तुलना में खराब प्रदर्शन करते थे जिनके पास थे। जहां तक उन लोगों का सवाल है जिनके पास कुनपेंग भी नहीं थे, वे सभी ली सेंट कबीले के 70% सदस्यों से कमजोर होंगे। इतने लंबे इतिहास के साथ कबीले ने निश्चित रूप से अपने वंश में नया खून मिलाया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके सभी वंशजों के पास कुनपेंग प्रकार के जीवनबद्ध जानवर नहीं थे। सांख्यिकीय रूप से सर्वोच्च शाखा के सबसे बड़े बेटे के पास एक संत जानवर शून्य कुनपेंग होने की 70% संभावना थी, जैसा कि ली वुडी के मामले में था। शून्य कुनपेंग हमेशा महिला वारिसों के बजाय पुरुष वारिसों को दिए जाते थे और केवल सबसे बड़े पुरुष वारिसों को। यही कारण था कि पुरुषों ने हमेशा कबीले के नेता के रूप में पद संभाला था। ऐसा कहा जाता था कि 8 सितारा संत जानवरों और उससे आगे के जानवरों के पास अपनी साधना में अपने जीवनबद्ध जानवर के साथ संत क्षेत्र तक पहुंचने की प्रतिभा थी। शायद संत जानवर की आनुवंशिकता के कारण सर्वोच्च शाखा को संतानों को जन्म देने में बहुत अधिक कठिनाई हुई होगी। यदि शाखा का सबसे बड़ा पुरुष उत्तराधिकारी जीवनबद्ध जानवर के रूप में शून्य कुनपेंग के साथ पैदा नहीं हुआ था, तो यह बहुत ही खराब प्रतिभा का संकेत था। यही कारण था कि पवन रक्तरेखा के लोग तियानमिंग को लड़ते हुए देखना चाहते थे और खुद देखना चाहते थे कि ली वुडी के बेटे के पास शून्य कुनपेंग है या नहीं। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी पहचान काफी हद तक पक्की थी। तियानमिंग किंग्यू से बड़ा था, इसलिए उसे सबसे बड़ा बेटा होना चाहिए। सभी की जलती हुई निगाहें उस पर टिकी थीं। ली वुडी के बेटे के पास 5 बैन रिंग होने के लिए आपके पास कम से कम एक शून्य कुनपेंग होना चाहिए, है ना? ली कुनेक्सु ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने शरीर में छेद होने के कारण तियानमिंग ने हंसते हुए अपने कंधे पर बैठी छोटी लड़की की ओर इशारा किया। क्या तुम अंधे हो? यह मेरा शून्य कुनपेंग है। अरे, मैं शून्य नहीं हूँ, चूजा चिल्लाया, लेकिन हंसी और गुस्से से भरी चीखों के बीच किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उदाहरण के लिए ली कुनेक्सु उन लोगों में से एक था जो गुस्से से भड़क गया था, क्योंकि तियानमिंग ने मूल रूप से उनके कबीले का अपमान किया था और उसे नीचा दिखाया था। क्या वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था? उसके पास कोई और स्पष्टीकरण नहीं था कि वह पालतू मुर्गी को शून्य कुनपेंग क्यों कहेगा। बहुत अच्छा, मैं आज तुम्हारा शून्य कुनपेंग पकाऊंगा। जाओ। कुनक्सु अपने जीवनबद्ध जानवर के साथ तेज गति से आगे बढ़ा। तियानमिंग पहले से ही उसके साथ मजाक करने की इच्छा खो रहा था। एकता का दूसरा चरण, है ना? उसने कुनेक्सु को एक नजर देखा। वर्तमान में वह एक लंबा चांदी का चाबुक चला रहा था और तूफान कुनपेंग की पीठ पर खड़ा था। वह अपनी एकता क्षेत्र और 8 नेक्सस भी देख सकता था।
मैदान एक क्षेत्र की तरह था जिसके भीतर तेज हवाएं चलती थीं और पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां टूटकर गिरती थीं। मैदान के भीतर जानवरों के मालिक और जानवर के हर प्रहार से आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता था। वाह! चाबुक के एक विषैले सांप की तरह तियानमिन की ओर झपटा, साथ में तूफान कुनपेन के पंखों के फड़फड़ाने से उत्पन्न हवा के ब्लेड भी थे। मैदान द्वारा प्रदान की गई वृद्धि ने कौशल को बहुत मजबूत किया। ली तियानमिन पहले से ही मुझे रोजाना खाना बनाने की कोशिश कर रहा है। अपनी बारी का इंतजार करो। चूजा गुस्से से बोला। यह पहली बार नहीं था जब उसे उसके आकार और रूप के कारण कम आंका गया था, और वह तियानमिन से भी ज्यादा मजाक का पात्र था। उसका गुस्सा फूट पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चिकी के चारों ओर पंखदार कवच बनते ही तियानमिन पर जलते हुए कवच का एक सूट छा गया। धधकते हुए वॉगॉड और वॉरचिक ने आखिरकार खुद को दिखाया। आप तो हवा के प्रकार के भी नहीं हैं और आपका कचरा जीवनबद्ध जानवर केवल 7 सितारों का है। क्या आपको ये दावा करने में शर्म नहीं आती कि आप सर्वोच्च शाखा से आते हैं? ली कुनिक्सू अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसका प्रतिद्वंद्वी जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा घटिया था। उसे डर था कि वह सिर्फ एक चाबुक के वार से तियानमिन को मार देगा। घोड़ा तेज गति से तियानमिन के मुंह की ओर बढ़ता रहा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे सारे दार निकल जाएं। कोई भी बता सकता था कि वह खतरे में था। हालांकि वह बख्तरबंद था और उसका हाथ काला था। वार करने से ठीक पहले तियानमिन ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और चाबुक पकड़ लिया। अचानक एक जानवर जैसी ताकत ने ग्रेड 6 जानवरों के हथियार गेल विप को खींचा और ली कुनिक्सू ने लगभग उस पर अपनी पकड़ खो दी। इटरनल इन्फेनल बॉडी और जेनेसिस कैस बॉडी की शक्ति ने तियानमिन को कई जीवनबद्ध जानवरों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया, और वह अब से और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। जानवरों की चुभन और अपने शरीर की जन्मजात शक्ति के साथ तियानमिन ने खींचा। चाबुक तुरंत तनाव के साथ सीधा हो गया। भागो! ली कुनिक्सू ने कभी नहीं सोचा होगा कि कोई इतना मूर्ख होगा। उसने दुगना प्रयास किया और अपनी युद्ध कला असुर विपिन का इस्तेमाल किया। उसके कुनपेंग ने पंजे से हमला किया जो उसके साथी की युद्ध कला के समान ही था। यूनिटी युद्ध कलाएं मार्शल आर्ट और जानवर कलाओं का शक्तिशाली मिश्रण थी जो मनुष्य और जानवर के बीच बेहतरीन समन्वय का दावा करती थी। लेकिन इस समय चूजे ने अपनी चोंच खोली और आग उगल दी। एक अग्नि फीनिक्स गेल विप पर उतरा। नरक की ज्वाला ने चाबुक को जला दिया और यहां तक कि ली कुनिक्सू को भी। इसे बुझा दो। यूनिटी फील्ड से हवा का एक झोंका आया और आग की लपटें बिखर गईं। यूनिटी फील्ड ने स्पिरिट्सो स्किल उधार ली थी। हालांकि यह उसके जानवर से आया था, लेकिन यह और भी शक्तिशाली था क्योंकि इसे फील्ड ने ही छोड़ा था। हालांकि ली कुनिक्सू को यह उम्मीद नहीं थी कि नारकीय लपटें बुझेंगी नहीं, बल्कि और भी अधिक भड़क उठेगी। यहां आओ। जैसे ही नरक की लपटें जमीन पर उतरी, तियानमिन ने अचानक जोरदार खिंचाव डाला। चाबुक ली कुनिक्सू की पकड़ से छूट गया और वह जमीन की ओर जोर से उछला। तो यह है एकता का दूसरा चरण। सच में इतनी खूबसूरती से जमीन पर गिरने का तुम्हारा हुनर बेजोड़ है। जमीन पर उतरने के लिए 10 अंक। तियानमिन की बेरहमी से खिल्ली उड़ाती हुई हंसी गूंज उठी। आओ मैं देखूं कि तुम अपने कुन रूप में कितने शक्तिशाली हो। अप्रत्याशित रूप से तियानमिन अपनी मर्जी से पानी में चला गया। कल्पना कीजिए कि एक अग्नि प्रकार का जानवर मास्टर कुन रूप में एक प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के लिए नदी में जा रहा है। तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ली कुनिक्सू तियानमिन की ओर तेजी से बढ़ा। जहां उसे कुचल दिया गया था, उसका जानवर उसके साथ था। उस पल तियानमिन ने देखा कि भूरे रंग का पेंग उसकी आंखों के सामने एक बड़ी मछली में बदल गया और एक बड़ी छपाक के साथ नदी में गोता लगा गया। जब यह अगली बार दिखाई दिया तो इसने अपना बड़ा मछली जैसा मुंह खोला और तियानमिन को काटने का प्रयास किया। ली कुनिक्सू ने एक पल के लिए अपना रुख बदला और उसका यूनिटी क्षेत्र हरिकेन फील्ड से बदलकर टोरेंटियल फील्ड में बदल गया। नए क्षेत्र के भीतर नदी का प्रवाह अधिक अनियमित था और कुनिक्सू को पानी को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त हुई। जब उसने हमला किया तो उफनती लहरों ने एक बहुत बड़ा विस्फोट पैदा किया। उसने यूनिटी के दूसरे चरण की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया था। तुम अपने आप को बहुत अधिक आंकते हो। ली कुनिक्सू को समझ में नहीं आया कि तियानमिन ने पहले कैसे उस पर काबू पा लिया था, इसलिए उसने इसे एक संयोग मान लिया। ओह, सच में तुम सिर्फ इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा करने दिया। मैं देखना चाहता था कि कुनपेन कैसे बदलते हैं। अब जब मैंने देख लिया है तो तुम जहां से आए हो वहां से सीधे निकल सकते हो। जब उसने बात खत्म की तो तियानमिन और लड़की की नजरें एक दूसरे से मिली। भाई जाओ, उन्हें मारो। तियानमिन ने एक ही कदम उठाया और पूरे 30 मीटर आगे बढ़कर ग्रैंड थंडरफ्लेयर तलवार से हमला कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 194। मेरे सामने तलवार चलाना भूल जाओ। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL युगों का पशु प्रधान C 194। मेरे सामने तलवार चलाना भूल जाओ।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 194। मेरे सामने तलवार चलाना भूल जाओ। तलवार का एक वार ही विशाल मछली और ली कुनेक्सू दोनों को मारने के लिए काफी था। उस समय तूफान कुनपेंग ने अपनी आत्मास्रोत क्षमता का उपयोग किया और पानी के एक हिस्से को फटने का कारण बना। तियानमिंग ने नदी के माध्यम से गोली चलाई और अपनी तलवार को अपने दो जानवरों के साथ मिलाया, उन्हें मिलाया और तलवार को कुनपेंग पर वार करने के लिए भेजा। मेरी आंखों से दूर हो जाओ। ली कुनक्सू ने तियानमिंग के अलौकिक प्रहार को रोकने के लिए फिर से असुर चाबुक का इस्तेमाल किया। ठीक उसी समय एक छाया तेजी से गुजरी। मनुष्य का विनाश, स्पेक्ट्रल डांस। इस बार वार छोटे चूजे के पंख से हुआ। ली कुनक्सू का ध्यान पूरी तरह से तियानमिंग पर केंद्रित था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि छोटे चूजे में उस ज्वाला के अलावा कोई और क्षमता थी जो वह सांस लेता था। फिर भी चूजे की तलवार का वार उसके चेहरे पर लगा। एक क्षण में खून फैल गया। चूजे ने पीछे भागने से पहले अपना एक दांत निकाला। तुम मुझे पकाकर खाना चाहते हो? हम देखेंगे कि तुम बिना दांतों के ऐसा कैसे करते हो। पूरी भीड़ घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ पर अचंभित थी। ली कुनेक्सू अपने चेहरे पर छेद करके दांत निकलवाने की पीड़ा से चिल्लाया। दांत तुरंत निकाल दिया गया, लेकिन दर्द थोड़ी देर बाद ही शुरू हुआ। जैसे ही वह चिल्लाया, तियानमिंग ने कुनपेंग पर एक और वार किया। मनुष्य की मृत्यु, आत्मा का विनाश। जब वह स्वर्ग श्रेणी की युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहा था, तो उसकी गति और शक्ति वास्तव में भयानक थी। तूफान कुनपेंग ने तियानमिंग को रोकने के लिए एक साथ 3 कौशल दिखाए, लेकिन ये सब बेकार था। पहला वार उसके मुंह में घुस गया और तलवार के एक घुमाव ने उसे खून से भर दिया। वह दर्द से चिल्लाया और पानी में वापस गोता लगाया और थके हारे भाग निकला। आह! ली कुनक्सू अभी भी दर्द से चिल्ला रहा था, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। चूजा एक बार फिर आया और अपने पंख उसके चेहरे पर मारे। दूसरे चरण के यूनिटी युवा को एक छोटी सी लड़की ने नीचे की ओर घुमा दिया और वह सीधे कुनपेंग सेक्रेड हॉल में जा गिरा। तुम मुझे फिर से पकाओगे और मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। चूजा अपने पंख कमर पर टिकाकर जोर से हंसा। शक्ति वास्तव में मादक थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली कुनक्सू मनुष्य पृथ्वी स्वर्ग की मृत्यु को कैसे रोक सकता था? तियानमिंग अपने विस्फोटक जानवर के साथ अकेले ही एकता के पहले चरण के स्तर पर लड़ सकता था। ये लगभग ऐसा था जैसे उसके पास खुद एकता क्षेत्र की वृद्धि थी। अपने अनंत नरकीय शरीर और उत्पत्ति अराजकता शरीर के साथ साथ मनुष्य पृथ्वी स्वर्ग की मृत्यु के साथ ली कुनक्सू के पास कोई मौका नहीं था। कुनपेंग पवित्र हॉल में वापस आकर ली चेनहोंग पूरी तरह से अचंभित रह गया जब उसने अपने प्यारे बेटे को देखा। उसका लंबा और सुंदर बेटा अब खून से लथपथ और सिकुड़ा हुआ था और उसका एक दांत भी कम था। ये दर्द है पिताजी, ये दर्द है। दांत निकलवाने के कारण दर्द और पछतावे के आंसू बह निकले। पिताजी, मेरा बदला लो। ली कुनक्सू ने दांत काटने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने मुंह के दाहिने हिस्से में खोया हुआ दांत महसूस नहीं हो रहा था। ली चेनहोंग अपने बेटे का बदला कैसे ले सकता था? इस समय सभी की निगाहें नदी के पास खड़े युवक पर टिकी थीं। उसने अपनी ग्रैंड थंडरफ्लेयर तलवार को जमीन में गाड़ दिया और आगे की ओर देखने लगा। यह आत्मास्रोत का 8वां चरण है। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने और उसके जानवर ने अभी यूनिटी बैटल आर्ट का इस्तेमाल किया है। वास्तव में ये स्पिरिट्सोस बैटल आर्ट जैसा लग रहा था, लेकिन ये स्वर्गीय इच्छा की तरह क्यों लग रहा है? किसी ने उसके लिए कोई स्वर्गीय युद्ध कला सरल बना दी होगी। जिसने ऐसा किया है वह अवश्य ही कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे संदेह है कि पूरे कबीले में कोई भी स्पिरिट्सोस पर सरलीकृत स्वर्गीय इच्छा युद्ध कला को भी निष्पादित कर सकता है। चर्चाएं जारी रहीं। जितना अधिक वे इस पर सोचने की कोशिश करते, उतना ही अधिक वे अचंभित होते जाते। असंभव, उसके पास तो कुनपेंग जीवनबद्ध जानवर भी नहीं है। वह स्पष्ट रूप से एक बाहरी व्यक्ति है जिसे मातृसत्ता ने पाया है। यह संभावना है कि वह वास्तव में कबीले का सदस्य नहीं है। ली चेनहोंग ने कहा। अगर वह हम में से नहीं है तो उसे लाइफ्सबेन कैसे मिल सकता है? ली जुवानहे ने तर्क दिया। क्या आपने खुद नहीं कहा था कि यह हमारे लिए अज्ञात विधि द्वारा नकली हो सकता है? ली चेनहोंग ने जवाब दिया। ली शुवानहे के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे और उसने कोई जवाब दिए बिना अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह वास्तव में स्पिरिट्सोस पर है। वह किस विशिष्ट चरण पर है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। तथ्य यह है कि वह इतनी शानदार तलवार कला का उपयोग करके ली कुनक्सू को हराने में कामयाब रहा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके जीवनबद्ध जानवर में भी ऐसी ही प्रतिभा है। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण उसका लाइफ्सपेन है। केवल यही बता सकता है कि उसका जीवनबद्ध जानवर संभवतः युद्ध कला कैसे सीख सकता है और साथ ही स्वर्गीय इच्छा को भी समझ सकता है। उनमें से किसी ने भी उसे उपहासपूर्ण नजर से नहीं देखा। उन्होंने ली कुनेक्सू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वे स्पष्टीकरण देने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आखिरकार उसने केवल एक दांत खो दिया था, लेकिन अन्यथा बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी थी। विंड ब्लडलाइन में सभी ने तियानमिंग को एक जटिल नजर से देखा। मुझे लगता है कि उसके पास 5 बैन रिंग हैं।
उसने वास्तव में केवल आधे साल तक ही साधना की है, और क्या वह वास्तव में ली वुडी का बेटा है? चूंकि उसके पास 5 बैन रिंग हैं, तो वह शून्य कुनपेन को कैसे विरासत में नहीं ले सकता है? ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसका जीवनबद्ध जानवर महज एक 7 सितारा लड़की है। सबसे अच्छा सवाल ये होगा कि क्या ये लड़की भी पेंटाबेन है? वास्तव में सर्वोच्च शाखा के कुछ भूतपूर्व संप्रदाय गुरुओं के पास शून्य कुपेन भी नहीं थे। इसका मतलब है कि रक्तरेखा में परिवर्तन तो होता है, लेकिन यह वास्तव में अलग नहीं होती। शायद ये बच्चा भी उस संबंध में समान है। जैसे जैसे उनकी चर्चाएं आगे बढ़ी, ली जुवानहे ने कहा, बहुत हो गई बकवास। मुद्दा यह है कि मैं अभी भी इसे नहीं मानता। क्या आपके बेटों में से कोई भी लड़ना चाहता है? अगर नहीं, तो मैं लिंगे से लड़वाऊंगा। वह युवा पीढ़ी के उन 2 लोगों में से एक है जिनके पास 3 बैन रिंग हैं, और वह यूनिटी के तीसरे चरण में है। मुझे यकीन है कि कोई भी इस बात पर विवाद नहीं करेगा कि वह यहाँ के युवाओं में सबसे मजबूत है ना? तो क्यों ना हम उसे तियानमिन के खिलाफ परखें? अगर वह उतना सच्चा नहीं है जितना वह दावा करता है, तो जब वह किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से भिड़ेगा तो उसकी खामियां सामने आ जाएंगी। आपको बस देखना है। जब ली शुवानहे ने अपना काम पूरा कर लिया तो सभी ने उसकी ओर उदासीन दृष्टि से देखा। दूसरे शब्दों में, आप लिंगे को जूनियर संप्रदाय मास्टर बनाना चाहते हैं यदि वह ली तियानमिन को हरा देता है ना? ठीक है, आप हमेशा अपने बेटों को उससे लड़ने के लिए भेज सकते हैं। मुझे संदेह है कि उनकी क्षमताएं ली कुंगसू से इतनी भिन्न है, ली जुवानहे ने कहा। तो हम पहले लिंगहे को भेजेंगे, ली त्यानयू ने कहा। आखिरकार अपने बेटे को भेजना एक मूर्खतापूर्ण काम था। बेहतर होगा कि ली लिंगहे को पहले भेजा जाए जबकि हम बाकी लोग किनारे से देखते रहें। ली जुवानहे इतना सक्रिय था क्योंकि उसके बेटे के 7 लोगों के समूह में से चुने जाने की 80% संभावना थी। बाकी लोग बस अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहां थे क्योंकि ली वुडी को सबसे ज्यादा नफरत ली जुवानहे से थी। शायद यही वजह है कि जुवानहे के बेटे को नहीं चुना गया। हालांकि ये देखकर कि तियानमिन ने सरलीकृत स्वर्गीय इच्छा युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी, उन्हें लगा कि उनके बेटों के पास कोई मौका नहीं होगा, खासकर अगर उसकी अभिशाप अंगूठियां असली हों। लिंगे, जाओ लड़ो, ली जुवानहे ने आदेश दिया। हाँ पिताजी। इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उसका मौका आ ही गया। जुवानहे के बेटे के रूप में ली लिंगहे अल्फा उर्से मेजरस शाखा के युवा वंशज थे। वह ली किंग्यू के अलावा विंड ब्लडलाइन में एकमात्र अन्य व्यक्ति था जिसके पास 3 बैन रिंग थे, और वह 15 साल की छोटी उम्र में तीसरे यूनिटी चरण में था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब सफेद वस्त्र पहने युवक आगे बढ़ा तो तियानमिन को तुरंत एहसास हो गया कि वह ली कुंगसू से कितना अलग था। ली किंग्यू समान उम्र का होने के बावजूद एकता के चौथे चरण में था, जो ली लिंगे से थोड़ा ऊपर था। फिर भी वह अभी भी उसके समान आभा बिखेरता था। वैसे भी उस रैंक का प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से कठिन होगा। तियानमिन की वर्तमान शक्ति को देखते हुए उसके लिए काफी मुश्किल समय हो सकता है, भले ही उसके दोनों जीवनबद्ध जानवर एक साथ काम कर रहे हों। हालांकि वह बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसके बजाय वह अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही बार में कुचलकर अपनी स्थिति हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने भीड़ से जियांग फेलिंग की तलाश की। चूंकि वह लिंग एयर को, जो इतना रहस्यमय और भयानक अस्तित्व था, ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय में लेकर आया था, तो कोई कारण नहीं था कि वह अपने विरोधियों पर बढ़त हासिल करने के लिए उसका उपयोग न करे। सभी लोग कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। वह आया, फीलिंग का हाथ पकड़ा और कुनपेन पवित्र हॉल में प्रवेश किया। ली तियानमिन, क्या तुम ली वुडी की तरह छिपकर और जाने से इनकार करके मुझे सस्पेंस से मारने की कोशिश कर रहे हो? ली लिंगहे ने शांत तीखी आवाज में कहा। लेकिन जैसे ही उसने बात खत्म की, तियानमिन वापस बाहर आ गया। हालांकि जिस सुंदरी को वह अपने साथ हॉल में ले गया था वह कहीं दिखाई नहीं दी, जिससे विंड ब्लडलाइन के युवकों को निराशा हुई, जो उस पर एक और नजर डालने की कोशिश कर रहे थे। कौन कभी सोच सकता था कि वह तियानमिन से अलग होकर उससे जुड़ गई है। इस बार आध्यात्मिक लगाव पहले से भी ज्यादा सुखद लगा। उसकी 10 सीलबंद क्षमताओं में से 4 पहले ही जागृत हो चुकी थीं। तियानमिन का वर्तमान मुख्य उद्देश्य उन 5 मुहरों को वापस पाना था जो उन्होंने खो दी थी। उसे उनमें से हर एक मुहर अच्छी तरह याद थी, और अब वह ली लिंगे के सामने स्वर्ग के एलिसियम के प्रति अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने वाला था। आखिरकार वह लेडी लॉन्ग जितना भयानक नहीं था। वास्तव में वह पूरी तरह से उसकी श्रेणी से बाहर थी, लेकिन तियानमिन के प्रतिद्वंद्वी के रूप में वह पूरी तरह से सक्षम था। ली लिंगे हमारी युवा पीढ़ी में ली किंग्यू से कमतर नहीं है। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि ली तियानमिन जैसे 8वें चरण के स्पिरिट्स के पास कोई मौका है। अगर वह वास्तव में जीत सकता है तो मैं स्वीकार करूंगा कि वह ली वुडी का बेटा है, साथ ही उसके पास 5 बैन रिंग होने का दावा भी। हमें आपके ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। कबीले के पूरे इतिहास में सिर्फ संस्थापक पूर्वज के पास ही 5 अभिशाप अंगूठियां थीं। केवल उसके स्तर का कोई व्यक्ति ही ऐसी मुश्किलों से बच सकता है। बस, ली जुवानहे ने कहा जब चर्चा गर्मा गई। ये सुनकर उसे किसी तरह चिढ़ हुई।
लिंगे, अब अपना भाग्य बदलने का समय आ गया है। मुझे विश्वास है कि तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। पिताजी, बस देखते रहो। मैं इस घमंडी विदूषक की अच्छी पिटाई करूंगा। ली लिंगहे के हाथ में एक नीले रंग की तलवार दिखाई दी। नदी में कूदने से पहले उसने उसे तियानमिन की ओर तान दिया। मेरे सामने तलवार चलाने की बात भूल जाओ। अपनी घोषणा के बाद वह नदी की सतह पर खड़ा हो गया और अपनी तलवार की मंशा प्रकट करने लगा। भूल गए, तियानमिन ने ठहाका लगाया। प्रदर्शन पर प्रतिभा के स्तर को देखते हुए विंड ब्लडलाइन के अधिकांश लोगों का मानना था कि यह एक कठिन लड़ाई होगी, लेकिन फिर भी उन्हें पूरा भरोसा था कि ली लिंगे अंतिम जीत हासिल करेंगे और विंड ब्लडलाइन की युवा पीढ़ी की प्रतिष्ठा की रक्षा करने का सम्मान प्राप्त करेंगे। वह वही था जो अधिकांश युवा बनना चाहते थे। तभी एक विशालकाय काली मछली नदी से बाहर निकली, जिसके शरीर पर शल्कों की मोटी परत थी। इतना ही नहीं, उसके शरीर के कई हिस्सों जैसे पीठ, गाल, मुंह और पूंछ पर काले रंग के कांटे थे, जिससे वह लगभग एक हाथी जैसी दिख रही थी। जब उसने अपना मुंह खोला तो कोई भी तीखे दांतों की घनी कतारें देख सकता था। यह एक पूर्ण विकसित मांसाहारी था, एक मध्यम श्रेणी का 8 सितारा जानवर जो मुयान के इनकिलिन के समान स्तर का था। वर्मेलियन बर्ड में इसकी तुलना में केवल एक ही जानवर था, फिर भी यहाँ तक कि जूनियर के पास भी इस स्तर के जानवर थे। इस जानवर को डेविलविंड कुंड्रेक कहा जाता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 195 उग्र दानव ली वुडी। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL युगों का पशु प्रधान C195 उग्र दानव ली वुडी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 195 उग्र दानव ली वुडी। डेविलविंड कुंड्रिक का भी एक पेन रूप था और कुछ संत जानवर वास्तव में इसका मुकाबला कर सकते थे। इस समय ली लिंगे अपनी फ्लोस्ट्रीम तलवार को संभाले हुए थे और कुंड्रिक पर खड़े थे। जिस क्षण कुंड्रिक ने दहाड़ लगाई, नदी कांप उठी और पानी का एक विशाल पिंड एक बड़ी लहर में बदलने लगा। दहाड़ गहरी और प्राचीन थी, लगभग एक वेल के रहस्यमयी गीत की तरह। कुंड्रेक सीधे लहरों में कूद गया और ली लिंगहे ने अपनी तलवार के साथ नृत्य करते हुए एक बहुत बड़ी छपाक पैदा की, जिससे उसे दर्शकों की तालियां और जयकारे मिले। जिस क्षण उसने वार किया, उसके सामने की नदी ने पानी की तरह तलवार की एक विशाल धारा के लिए रास्ता बना दिया जो तियानमिन की ओर बढ़ गई। उसने कई सालों तक तलवार का अध्ययन किया था, इसलिए तियानमिन जैसे प्रतिभाहीन हैकर की कुछ वरिष्ठों द्वारा की गई प्रशंसा ने उसे बहुत नाराज कर दिया। वह तलवार चलाने वाले के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था, न्यायप्रिय और धर्मी। ली लिंगे बिल्कुल ऐसे ही थे। वह खुद को ऐसी आभा और व्यवहार के साथ प्रस्तुत करता था और उसकी तलवार की मार उसकी इच्छाशक्ति को दर्शाती थी। गंदी गंदगी, चले जाओ। सीनियर्स इस हमले से आश्चर्यचकित थे, लेकिन ठीक उसी समय तियानमिन ने चुपचाप अपनी तलवार नदी में घुसा दी। गड़गड़ाहट। नदी नहीं हिली, नहीं, धरती हिल रही थी। पृथ्वी का नाश, अर्थक्वेक। शक्तिशाली भूकंप के कारण लहरें हिलने लगीं और भी ऊंची उठ गईं। अगले ही पल ग्रैंड थंडरफ्लेयर स्वॉर्की की एक स्ट्रैंड उछली और अर्थक्वेकर ने ली लिंगे की फ्लोस्ट्रीम स्वॉर्की को तोड़ दिया। तुमने पहले तलवार चलाने की बात भूल जाने को कहा था, तियानमिन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें क्या पता था कि वह आध्यात्मिक लगाव के साथ एक स्तर ऊपर उठ गया था। वर्तमान तियानमिन के लिए ली लिंगे पहले के ली कुनिक्सू जितना ही शक्तिशाली था। कभी कभी उसे आश्चर्य होता था कि असली राक्षस वह खुद था या जियांग फीलिंग। उसके आध्यात्मिक लगाव के साथ उसकी आभा बढ़ गई। अपने अर्थक्वेक के बाद उसने हेल शेक का अनुसरण किया। वह आसमान में उड़ गया और अपने पंख फैलाए। वे निराकार या दृश्यमान हो सकते थे। किसी ने भी उससे हवा में इतना फुर्तीला होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन यह महत्वपूर्ण बिंदु नहीं था। तियानमिन ने हेल शेका को नीचे की ओर वार करके मार डाला था जब वह गिर रहा था। इसमें सिर्फ एक वार ही लगा। ली लिंगे का गुस्सा भड़क रहा था। उसने अपने स्वर्ग विरोधी फ्लोस्ट्रीम मंत्र से जवाब दिया और आसमान की ओर बढ़ गया। मंत्र के निष्पादन के क्षण में डेविलविंड कुंड्रेक से अनगिनत स्पाइक्स बाहर निकले और हवा और पानी के तूफान में विलीन हो गए जो तियानमिन की ओर बढ़ रहा था। जब किसी चीज ने उन कांटों को हटा दिया तो कई आवाजें गूंज उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे तियानमिन के सामने एक आकारहीन दीवार थी। यह कोई और नहीं बल्कि फीलिंग की स्थानिक दीवार थी। लेकिन चूंकि फीलिंग ने अभी तक इस तकनीक में महारत हासिल नहीं की थी, इसलिए जैसे ही तियानमिन का स्लैश ली लिंगे के स्लैश से टकराया, दीवार टूटकर गिर गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका धमाका। हेल शेकर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, पूरे नरक में गूंज पैदा करने में सक्षम था। ली लिंगे ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला, दर्द से चीखा, फिर सीधे अपने कुंड्रेक की ओर गिर पड़ा। अगर उसका जानवर समय रहते बच नहीं जाता तो ली लिंगे खुद को उसके कॉन्टों से घिरा हुआ पाता। वह वास्तव में हार गया था। वह कुंड्रेक की पीठ पर गिरा और उसे गंभीर चोटें आई। वह तुरंत बेहोश हो गया और कुंड्रेक के शरीर के खिलाफ गिर गया।
उसकी पकड़ ढीली हो गई और फ्लोस्ट्रीम तलवार नदी में गिर गई। ली तियानमिंग को अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से कुचलने के लिए केवल 2 चालों की आवश्यकता थी। ली लिंगे और उसके जानवर को उस समय सीमा में दिखावा करने का मौका भी नहीं मिला था। यह एक ऐसी लड़ाई में पूर्ण वर्चस्व था जहां एक 8वें चरण के स्पिरिट्सोस बीस्टमास्टर ने 3 बैनरिन के साथ तीसरे चरण के यूनिटी बीस्टमास्टर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ली लिंगे को खून खांसते और बेहोश होते देख विंड ब्लडलाइन के सभी लोग बोल नहीं पा रहे थे। शुक्र है कि तुम बेहोश हो गए। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी ऐसे व्यक्ति से 2 चालों में हार जाना कितना अपमानजनक होगा जिसे तुमने तलवार के लायक नहीं समझा था, तियानमिंग ने हंसते हुए कहा। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि ली लिंगे बहुत ही सभ्य था। अगर उसे फीलिंग का समर्थन नहीं मिलता तो उसे अपनी लड़की और बिल्ली को साथ लेकर लड़ना पड़ता और एपोकेलिप्टिक विल का इस्तेमाल करना पड़ता। हालांकि आध्यात्मिक लगाव ने इसे बहुत आसान बना दिया। यही कारण था कि उसे फीलिंग को अपने साथ बाहर लाना ही था। उसकी 5 सीलबंद क्षमताएं चुराए जाने के बाद भी वह अभी भी बहुत कीमती थी। सज्जनों, डेविलविंड कुंड्रेक अभी भी बचा हुआ है। क्या मुझे लड़ाई जारी रखनी चाहिए? उसने पूछा जब उसने देखा कि वह जानवर अभी भी उसकी ओर दहाड़ रहा है। वास्तव में जीत पहले ही तय हो चुकी थी। डेविलविंड कुंड्रेक निस्संदेह शक्तिशाली था, लेकिन वह बिना लड़े ही गुर्राने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसका बीस्टमास्टर बहुत जल्दी हार गया था। जहां तक कुंड्रेक की बात है तो उसे भी नहीं पता था कि उसे हमला जारी रखना चाहिए या नहीं, खासकर जब तियानमिंग इतना शांत था। लड़की की बुरी नजरों का तो जिक्र ही न करें। लड़ाई बंद करो, ली जुवानहे ने कहा। वह बाहर भागा और अपने बेटे को गोद में उठा लिया। उसके चेहरे पर एक भयावह भाव था, लेकिन तियानमिंग उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। ली जुवानहे, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि मेरी 5 अभिशाप अनुभूतियां या उसकी 3 ज्यादा प्रभावशाली हैं। क्या वे वाकई टैटू वाली हैं जैसा कि तुमने पहले बताया था? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मेरे बाल रंगे हुए हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं जूनियर संप्रदाय गुरु बनने के योग्य नहीं हूं? एक के बाद एक सवाल बिना किसी दया के चोट पहुंचाते रहे। तियानमिंग की फटकार के अंत तक ऐसा लगा जैसे वह अपना चेहरा सीधे ली जुवानहे के चेहरे पर धकेल रहा हो। ली जुवानहे ने ली लिंगहे को पुनर्जीवित करने के लिए अपने जानवर की का इस्तेमाल किया। इस बीच उसके शरीर को ठीक किया। उसने तियानमिंग को जवाब दिए बिना अपना सिर नीचे रखा। तो फिर बाकी लोगों के बारे में क्या ख्याल है? तियानमिंग ने उनकी ओर मुड़ते हुए कहा। ली लिंगे हार गए हैं। क्या कोई और चुनौती देने वाला है? विभिन्न शाखा प्रमुखों के सभी बेटे कुछ कदम पीछे हट गए। वे पहले से ही ली लिंगहे से काफी भयभीत थे। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में तो कहना ही क्या जो उसे मात्र 2 बार में हरा सकता था। ली चेनहोंग, ली तियानयू और अन्य शाखा प्रमुखों, क्या आप मानते हैं कि मेरे पास अब 5 बैनरिंग है? यदि नहीं तो बेझिझक एक स्पष्टीकरण दे कि मेरे जैसे 8वें स्तर के स्पिरिट्सोस वाले व्यक्ति ली लिंगे पर कैसे हावी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है, और मैं एक सरलीकृत स्वर्गीय श्रेणी तकनीक को समझ और उपयोग क्यों कर सकता हूं। यदि आप एक स्पष्टीकरण दे सकते हैं तो मैं आपकी बात मान लूंगा। तियानमिंग ने उन सभी पर नजर डाली जिन्होंने दांत पीसते हुए उन्हें घूरा। वे बहुत निराश थे, फिर भी उनके पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। वे किसी से भी बेहतर जानते थे कि केवल 5 बैनरिंग वाला व्यक्ति ही ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकता है। इससे कोई मदद नहीं मिली कि फीलिंग की शक्ति में भयानक वृद्धि कुछ ऐसी थी जिसके बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें अवाक और असहज देखकर ली जिंग्यू बहुत खुश हुआ। अब क्या किसी को अभी भी संदेह है कि यह मेरा पोता है? मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि उसके पास कुनपेंग नहीं है, लेकिन उसके जीवनबद्ध जानवर भी उसके 5 बैनरिंग साझा करते हैं। उसके पास वे रिंग होने के लिए वह निस्संदेह सर्वोच्च शाखा का वंशज है। मेरे बेटे के अलावा और कौन अपने 4 बैनरिंग के साथ तियानमिंग को जन्म दे सकता है? हो सकता है कि उसके पास अब 0 कुनपेंग ना हो, लेकिन कौन कह सकता है कि उसके बच्चों के पास नहीं होगा? जबकि उसका जीवनबद्ध जानवर उसकी मातृपक्ष से आया था और एक निम्न नस्ल का है, यह हमेशा एक संत जानवर में विकसित हो सकता है क्योंकि वह ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय में है। तो कौन अभी भी उसे जूनियर संप्रदाय मास्टर बनाने से नाखुश है? कोई भी उसके शब्दों का जवाब नहीं दे सका। आखिरकार जीवनबद्ध जानवरों में विकास की अंतर्निहित क्षमता होती है और संत जानवर अपने आप में इतने कीमती नहीं होते। 5 बैनरिंग वाले जानवर असली खजाना थे। एक जानवर जो एक सरलीकृत स्वर्गीय रैंक वाली तकनीक को अंजाम दे सकता है, कौन परवाह करेगा कि यह एक 0 कुनपेंग है या नहीं? क्या होगा अगर तियानमिंग के वंशजों के पास 5 बैनरिंग हो? भीड़ से कोई जवाब नहीं आया। वे पूरी तरह से अवाक रह गए। केवल ली चेनहोंग ने जोर देकर कहा, हम कैसे बता सकते हैं कि यह लड़की वास्तव में एक पेंटाबिन है? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें अपने गुदगुदी गड्ढे दिखाऊंगा, चूजे ने कहा और अपना बायां पंख ऊपर उठाया, इससे पहले कि तियानमिंग ने अचानक उसे नीचे दबा दिया। क्या तुम बाएं और दाएं में फर्क नहीं कर सकते? बेवकूफ! वह इतना डर गया था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके दाहिने हाथ पर निशान थे, फिर भी चूजे ने अपने बाएं पंख पर निशान दिखाने की कोशिश की, लगभग ये जाहिर कर दिया कि वह एक डेकाबिन था।
हम, क्या ये सही नहीं है? चूजे ने अपने बाएं पंख की ओर देखते हुए कहा। मैं तो ये भी नहीं कर सकता। तियानमिंग ने अजीब तरीके से अपना बायां पंख नीचे किया और भीड़ को दिखाने के लिए अपना दायां पंख ऊपर उठाया। उस पर 5 काले बिंदु थे। जब हम वापस आएंगे तो मुझे तुम्हारे बाएं पंख पर पीले रंग से डॉट्स पेंट करने होंगे, तियानमिंग ने मानसिक रूप से कहा। यंग हुओ कितना बुद्धिमान था, ये कहना मुश्किल था कि वह कब अपनी बात कह देगा। पेंटाबेन होने के कारण पहले ही बहुत हंगामा हो चुका था, और अगर उसे डेकाबेन पाया गया तो क्या होगा, ये तो कहना ही क्या। अपनी प्रतिभा का कम से कम आधा हिस्सा छिपाकर रखना ही बेहतर था। चूजे पर दाग धब्बे देखकर वे तुरंत चुप हो गए। कम से कम जब तक तियानमिंग यहाँ था तब तक उनके पास ली वुडी को अपना बेटा गोद लेने का कोई मौका नहीं था। अगर और कुछ नहीं है तो आप सभी को चले जाना चाहिए, जिंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पूरे नाटक में समय बर्बाद होने के बावजूद वह अद्भुत महसूस कर रही थी। उसने अपने प्यारे पोते पर जो नजर डाली वह प्यार से भरी थी। जितना ज्यादा वह उसे देखती उतना ही उसे वह पसंद आता। हालांकि अब भी कोई मूड खराब करने की कोशिश कर रहा था। ली जुबानहे, उसका बेटा अभी अभी होश में आया था और पीला चेहरा और दांत पीसते हुए तियानमिंग को देख रहा था। ली जुबानहे को पता था कि इस नुकसान ने उसके बेटे को बहुत दुखी कर दिया है। वह जिंग्यू की ओर मुड़ा और कहा, भले ही तुम हमें उसे जूनियर संप्रदाय के गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए मना लो, ये व्यर्थ है। हमें पहले से ही सर्वोच्च शाखा के मामलों को तय करने का अधिकार नहीं था। आपको वास्तव में जरूरत है कि अन्य 3 रक्तरेखाएं इसे स्वीकार करें। यदि आप ली तियानमिंग के दावे को साबित करने के लिए इस तरह की चुनौतियों का उपयोग करना चाहते हैं तो आइए देखें कि क्या वह अन्य रक्तरेखाओं के युवाओं का मुकाबला कर सकता है। पवन रक्तरेखा के लोग सबसे निचले स्तर पर हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि बाकी लोग हमसे कितने आगे हैं। वह वास्तव में बिना किसी रोक टोक के पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। उसका रुख ये था कि 7 तारों वाली शाखाओं के लोग अब शीर्ष शाखा के पीछे खड़े नहीं होंगे, जिससे उन्हें तीनों रक्त रेखाओं का सामना करना पड़ेगा। युद्ध शुरू होने से पहले उसने जो वादा किया था उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उनके लिए सर्वोच्च शाखा के पीछे न खड़ा होना एक बात थी। जब उनके बेटे को इतनी बुरी तरह पीटा गया तो उनके लिए अन्य वंशों का खुलकर समर्थन न करना सर्वोच्च शाखा के लिए पहले से ही दया थी। नहीं, तुम गलत हो। वे अचानक 7 तारों वाली शाखाओं से आगे नहीं निकल गए। इसके बजाय ये तुम ही हो जो उनके साथ बने रहने में कामयाब नहीं हो सके, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान अंतर आया। जिंग्यू ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा। गिरे हुए संप्रदाय के सभी लोगों को जीवित रहने की लड़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ली जुवानहे ने केवल हंसा। उसने अपने बेटे को देखा और उस पर और भी अधिक दया महसूस की। अंत में उसने ली किंग्यू को देखा। वैसे अब से 5 दिन बाद मेटल ब्लडलाइन से ली जुवानी निश्चित रूप से अपने बेटे ली जिनकिन और किंग्यू के बीच विवाह के मामलों पर चर्चा करने के लिए आएंगे। आखिरकार वह कुछ ही दिनों में 16 साल की होने वाली है। ली वुडी और ली जिनकिन की शर्त के अनुसार किंग्यू की शादी उसके बेटे से तब होगी जब वह वयस्क हो जाएगी। ली वुडी वाकई एक मूर्ख था जो उसने शर्त लगाई थी। उसने संप्रदाय के बुजुर्गों को शर्त का गवाह बनाया, लेकिन खुद ही बुरी तरह हार गया। ली जुवानही निश्चित रूप से बुजुर्गों की परिषद का उपयोग करके आप पर शर्त का सम्मान करने का दबाव डालेगा। इस बार वह वास्तव में भाग्यशाली था। ये सोचना कि उसका घटिया, मोटा और बदसूरत बेटा किंग्यू जैसी खूबसूरत प्रतिभाशाली महिला को अपनी पत्नी के रूप में पा सकता है। किंग्यू, तुम मेरे अपने बेटे लिंगहे से भी ज्यादा प्रतिभाशाली हो। ये शर्म की बात है कि तुम्हारा पिता इतना मूर्ख है। अपनी दुखद शादी का आनंद लो। जब उसने अपनी तीखा टिप्पणी समाप्त की तो जुवानहे मुड़ा और अपने वंश के बाकी लोगों के साथ चला गया। आगे जो हुआ उसका अब उससे कोई लेना देना नहीं था। बाकी लोगों ने केवल अपना सिर हिलाया और चले गए। वे सभी किंग्यू को देख रहे थे, पूरी तरह से जानते हुए कि यह शादी कितनी शर्मनाक थी। बड़ों की परिषद के फैसले निरंकुश थे, इसलिए इसे अब बदला नहीं जा सकता था। जबकि किंग्यू खुद अभी भी शांत दिख रही थी, तियानमिंग ने देखा कि उसने अपनी लंबी आस्तीन में अपनी मुट्ठियां कसकर कसी हुई थी। उसका कमजोर शरीर थोड़ा कांप उठा। डरो मत मेरी पोती। अगर वे तुम्हें ले जाने की कोशिश करेंगे तो मैं उन्हें रोक लूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। तियानमिंग चुपचाप देखता रहा। उसने जिंग्यू से सुना था कि ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय में बड़ों की परिषद सर्वोच्च अधिकारी थी। परिषद के भीतर संप्रदाय की विभिन्न पंक्तियों के बुजुर्गों का पूर्ण नियंत्रण था। 5 दिन बाद अन्य 3 वंश आएंगे। तियानमिंग जूनियर संप्रदाय गुरु का पद प्राप्त कर सकता है या नहीं, यह अभी भी इस बात पर निर्भर करता है कि वह मुठभेड़ कैसी होती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 196 मेरे बेटे को वे सब दिलाओ। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL युगों का पशु प्रधान C 196 मेरे बेटे को ये सब दिलवाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
अध्याय 196 मेरे बेटे को वे सब दिलाओ। बाकी लोगों के चले जाने के बाद कुनपेन पवित्र हॉल में केवल तियानमिंग, जिंग्यू और किंग्यू ही बचे थे। छोटी लड़की और जागृत काली बिल्ली नदी में मछली पकड़ने गए थे। आने वाले दिनों में क्षेत्र के जलीय जीवों को निश्चित रूप से उन दोनों के बारे में बुरे सपने आएंगे। जियांग फीलिंग ने आध्यात्मिक लगाव समाप्त कर दिया और तियानमिंग का शरीर छोड़ दिया। तियानमिंग, मैंने भी लिंग एर जैसी क्षमता कभी नहीं देखी। वह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। बेहतर होगा कि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ आने के लिए घर छोड़ने तक चली गई। मैं अपनी पोती से वाकई बहुत संतुष्ट हूँ, सच में, जिंग्यू ने कहा। उनमें से कोई भी अभी किंग्यू की शादी के मामले पर बात करने को तैयार नहीं था। फीलिंग को पोती बहू कहकर पुकारा गया, जिससे वह बहुत शर्मा गई। दादी, बड़े भाई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसने झेपते हुए कहा। तियानमिंग स्तब्ध रह गया। हालांकि उसने अभी तक जिंग्यू को अपनी दादी नहीं कहा था, लेकिन फीलिंग ने उसे हरा दिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह इतनी प्यारी थी। अच्छा, बहुत अच्छा, जिंग्यू ने चमकती आंखों से कहा। क्या अब से 5 दिन बाद ये हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाएगा? तियानमिंग ने सख्ती से पूछा। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह थोड़ा कष्टप्रद होगा। अन्य 3 वंशों से आने वालों के साथ ली लिंगे की तुलना में निपटना बहुत कठिन है, और इससे पहले कि आप लोग यहाँ शांति से बच सके आपको कुछ प्रयास करने होंगे। हालांकि ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय में जूनियर संप्रदाय मास्टर का पद उतना बड़ा नहीं है, लेकिन ली सेंट कबीले के लोग अभी भी इसके लिए तरसते हैं। आखिरकार हजारों साल पहले वह पद संप्रदाय के उत्तराधिकारी का प्रतिनिधित्व करता था, जिंग्यू ने आह भरते हुए कहा। वारिस की स्थिति के लिए इस बिंदु पर गिरना कि किसी को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी, ये वर्मिलियन बड में जो उसने जाना था उससे बिल्कुल अलग था। किसी भी तरह तियानमिंग संप्रदाय में बसने जा रहा था। वह संप्रदाय में खुद ही काफी दिलचस्पी रखता था। आखिरकार फेटपाथ पीक एक छोटी सी जगह थी। ठीक उसी समय हॉल में एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो लड़खड़ाते हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। तियानमिंग, मेरे बेटे, आओ, डैड को तुम्हें देखने दो। तुम एक झटके में 16 साल के हो गए। डैड ने तुम्हें वाकई निराश किया। तियानमिंग उस व्यक्ति की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसने देखा कि एक आदमी परेशान नजरों से उसकी ओर सीधे चलने की कोशिश कर रहा था। उसके बाल इतने उलझे हुए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरे 3 महीने से नहाया ही न हो। उसकी दाढ़ी पर तरह तरह की चीजें चिपकी हुई थीं, जिसमें अभी भी वाष्पित हो रही शराब भी शामिल थी। उसने एक हाथ में तेज महक वाली शराब का जार पकड़ रखा था, लेकिन उस आदमी पर उसकी गंध शुद्ध शराब के वाष्प से भी ज्यादा तेज थी। जबकि उसका चेहरा शराब से लाल हो गया था, तियानमिंग उसकी त्वचा के नीचे कुछ काली धारियां देख सकता था, जो धुंध के समान थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काला धुआं उसके शरीर में कीड़ों की तरह रेंग रहा था। तियानमिंग को यह जानने के लिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी कि यह शराबी कोई और नहीं बल्कि वर्तमान संप्रदाय का गुरु लीवुडी था। ओह, मेरी खूबसूरत बेटी और भी सुंदर हो गई है। आओ, पापा के साथ ड्रिंक लो, उसने कहा और उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। किंग्यू ने उसे केवल एक नजर देखा और कहा, दादी, मैं पहले जा रहा हूं। वह तुरंत जाने के लिए मुड़ी, जैसे कि वह लीवुडी से एक शब्द भी नहीं कहना चाहती थी। लिंगर, मुझे किंग्यू से उसकी शादी के बारे में पूछने में मदद करो, तियानमिंग ने फुसफुसाया। ठीक है। वह, फीलिंग और किंग्यू अब से कुनपेन पवित्र हॉल में रहेंगे। फीलिंग किंग्यू से सिर्फ कुछ साल बड़ी थी, इसलिए वह शायद उसे कुछ हद तक सांत्वना दे सकती थी और वे निश्चित रूप से दोस्त बन गए। उनके जाने के बाद केवल तियानमिंग, जिंग्यू और लीवुडी ही बचे थे। बेटा, तुमने आखिरकार इतने लंबे समय के बाद अपने पिता को देखा है। मुझे यकीन है कि तुम बहुत खुश होगे। क्या तुम उत्साहित नहीं हो? शराब की गंध लगातार फैल रही थी। अरे यार, मुझे मत बताना कि जब तक मैं नहीं थी तुमने स्नान नहीं किया। जिंग्यू ने आह भरते हुए और अपना सिर हिलाते हुए कहा। नहाना, ये समय और जीवन की बर्बादी है। मैं अपने पूर्वजों के साथ अपनी प्रिय शराब पार्टी से समय क्यों निकालूंगा? उन्होंने कहा, हंसते और हकलाते हुए। अपने दयनीय बेटे को देखकर जिंग्यू को बहुत परेशानी महसूस हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय के पूर्व शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति ने दुनिया में ऐसा क्या अनुभव किया था कि वह इतना घृणित संप्रदाय गुरु बन गया? लीवुडी की अविचलित नजर तियानमिंग पर पड़ी, मानो वह उसे देख रहा हो। अच्छा, आओ, मुझे अपने 5 बैन रिंग दिखाओ। उसने जार तियानमिंग की ओर फेंका और उसके पास गया। लापरवाही से तियानमिंग का दाहिना हाथ उठाकर उसे सूरज की रोशनी में रख दिया। वाह, ये बहुत बढ़िया है। मैं अपने भीतर असली शक्ति महसूस कर रहा हूँ। यह मेरे 4 बैन रिंग से कहीं ज्यादा बढ़िया है, उसने विस्मय से कहा। तियानमिंग के चेहरे पर उदासी छा गई। क्या वह इस आदमी का दत्तक पुत्र बनकर उसे सबके सामने पिता कहकर संबोधित करने जा रहा था? जिंग्यू ने कहा, बस उसे उसके पूरे नाम से संबोधित करें। संप्रदाय में वैसे भी हर कोई ऐसा ही करता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तो बस उसे लीवुडी ही बुलाओ।
वह अभी भी सीनियर था, इसलिए तियानमिंग कम से कम कुछ सम्मान तो दिखाना चाहता था। उस समय ली वुडी ने अपना हाथ छोड़ दिया और काफी देर तक अपने कपड़ों में इधर उधर हाथ पैर मारता रहा। फिर उसने एक काली गेंद के आकार की वस्तु निकाली और कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे इस रूप से बहुत खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हें ये कुनपेन पवित्र मुहर दे रहा हूं। अब से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। पूरा संप्रदाय मेरा क्षेत्र है। तुम जो चाहो कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम जिसे भी देखो उसे पीट सकते हो। तुम्हें कोई लड़की पसंद है, उसे वहीं ले जाओ। पिताजी तुम्हारे लिए एक हरम स्थापित करेंगे और तुम्हें जीवन की सभी सुख सुविधाओं का आनंद लेने देंगे। अगर तुम्हें साधना पसंद है तो जाओ अपनी दादी को खोजो। मन्ना, आत्मा अयस्क, आत्मा, जड़ी बूटियां, जानवरों के हथियार, मेरे बेटे को ये सब ला कर दो। उसने बोलते हुए शराब पी, फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जिंगयू उसे ऐसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे उठा लिया। तियानमिंग ने कहा कि वह लापरवाही के लिए उसे बिल्कुल भी दोषी नहीं मानती। इसके बजाय उसकी आंखें दुख और पछतावे से भरी हुई थीं। आमतौर पर कोई भी मां चाहती है कि उसका बच्चा कुछ और बनने की ख्वाहिश रखे। मुझे ये करने दो, तियानमिंग ने उसे उठाने में मदद करते हुए कहा। तो फिर मुझे उसे वापस ले जाने में मदद करो। ठीक है। तियानमिंग उसे कुनपेन पवित्र हॉल में ले गई। यह एक बड़ा हॉल था जहां उनके पूर्वजों को दफनाया गया था। जब उसने ली वुडी को नीचे रखा और उसे सोने के लिए छोड़ दिया, तो तियानमिंग ने देखा कि जिंगयू अभी भी अपने बेटे को अचंभित होकर देख रही थी। उसने तुम्हें कुनपेन पवित्र मुहर दी। वह थोड़ा हैरान लग रही थी। यह क्या है? तियानमिंग ने पूछा जब वह अपने हाथ में काली वस्तु से खेल रहा था। ये किसी अजीबोगरीब सामग्री से बनी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह एक ही समय में जैद और धातु दोनों हो सकती है, फिर भी यह छूने में नर्म थी। ये कबीले के पूर्वजों के गाढ़े खून से बनी एक मोहर है। इसमें कबीले के खून के निशान हैं, संस्थापक पूर्वज से लेकर मेरे पति तक। अगर आप चाहें तो इसे खून का सार कह सकते हैं। उनके पति ली वुडी के पिता थे और ली वुडी की युवावस्था में ही उनका निधन हो गया था। ली संत कबीले की सर्वोच्च शाखा के लोग शायद ही कभी लंबी आयु जीते थे। तो ये कबीले के अनगिनत पूर्वजों का गाढ़ा खून है। तियानमिंग थोड़ा हैरान हुआ। सच कहूं तो उसे इसे ढोने का बोझ बहुत भारी लगा। उसने उस वस्तु को देखा और अनगिनत स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञों की संचित इच्छाशक्ति को महसूस किया। ये पूरे वंश की विरासत थी जिसे हर कोई चाहता था। केवल सबसे महान कबीले के पास ही ऐसी विरासत होगी। किसने सोचा होगा कि यह ली वुडी की जेबों में छिपा हुआ था, जो शराब की सारी गंध सोख रहा था। ये सही है। जिंगयू ने सील की ओर विस्मय से भरी नजर से देखा। क्या कुनपेन पवित्र मुहर किसी काम की है? तियानमिंग ने उत्सुकता से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये संप्रदाय गुरु और कनिष्ठ संप्रदाय गुरु का प्रतीक है। यह मुहर ली संत कबीले के प्राचीन दिनों से चली आ रही है। इनमें से दो हैं जिनमें से प्रत्येक में क्रमशः संप्रदाय गुरु और कनिष्ठ संप्रदाय गुरु का रक्त लगा हुआ है। ली संत कबीले के रक्त के बिना कोई भी इसे आत्मसात नहीं कर पाएगा, उसने गंभीरता से कहा। क्या इसे आत्मसात करने से मेरी ताकत बढ़ जाएगी? तियानमिंग ने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए ली समाधि में प्रवेश पाने के लिए आपको इसे अपने पास रखना होगा। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई इसे आत्मसात कर सकता है, उन्हें बिना किसी संदेह के जूनियर संप्रदाय मास्टर के रूप में मान्यता दी जाएगी, है ना? तियानमिंग ने पूछा। ये सही है। तो क्या मकबरे के अंदर धन छिपा है? नहीं, लेकिन कबीले के अन्य लोगों का मानना है कि वहां है। हालांकि उनके पास ली संत कबीले का खून नहीं है, इसलिए वे कुनपेन पवित्र मुहर होने के बावजूद भी प्रवेश नहीं कर सकते। अगर अंदर किस्मत होती तो हमारा संप्रदाय पिछले सहस्राब्दियों से खराब नहीं होता। तो क्या पूर्वजों के रक्त को संघनित करने का उद्देश्य सिर्फ पहचान करना है? ये सही है। इसीलिए तीनों वंश अंदर जाकर देखने के लिए बेचैन हैं। आखिरकार हम जो कुछ भी उन्हें बताते हैं वे उस पर कभी विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं ली संत कबीले से काफी दूर का संबंध रखता हूँ। क्या मैं सचमुच इस मुहर को आत्मसात कर सकता हूँ? दूर हो या न हो, आप संस्थापक पूर्वज की तरह ही एक पेंटाबिन है। इस बात की अच्छी संभावना है कि यह काम करेगा। तो फिर क्या मैं अब मुहर लेकर और अन्य 3 वंशों की योजनाओं को नष्ट करके कनिष्ठ संप्रदाय प्रमुख नहीं बन सकता? सैद्धांतिक रूप से यह उसी तरह काम करेगा, लेकिन मैं आपको दूसरों को पहले समझाने से पहले ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि एक बार इसे आत्मसात कर लिया गया तो सील तभी वापस आएगी जब आप मर जाएंगे। केवल अंतर यह होगा कि आपके रक्त की एक बूंद रक्त सार में शामिल हो जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि अगर मैं उन्हें समझाए बिना इसे आत्मसात कर लूंगा तो वे मुहर वापस पाने के लिए मुझे मार सकते हैं। आखिरकार तीनों वंश कनिष्ठ संप्रदाय प्रमुख के पद और विस्तार से मुहर को निशाना बना रहे थे। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें नहीं मार सकता। हालांकि इसे आत्मसात करने से तुम उस बिंदु से आगे निकल जाओगे जहां से वापस लौटना संभव नहीं होगा।
अगर अन्य 3 वंश आश्वस्त नहीं हुए तो तुम एक अनिश्चित स्थिति में आ जाओगे। जिंगयू के शब्द उसके लिए एक शपथ की तरह थे। मैं समझ गया। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो मैं कैसे शुरुआत करूं? अपनी त्वचा के उस हिस्से पर एक कट लगाओ जहां बेन रिंग है। सील उस कट के माध्यम से आपके रक्त में प्रवेश करेगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तियानमिंग ने अपने स्थानिक वलय से धधकते ड्रैगन नुकीले दांत को निकाला और उसके 5 बाने वलयों पर एक कट लगा दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 197 यौनिक पैतृक रक्त। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: युगों का पशु प्रधान C197 यौनिक पैतृक रक्त। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 197 यौनिक पैतृक रक्त। तुम क्या कर रहे हो? ली जिंगयू ने उसे आश्चर्य से देखते हुए कहा। दादी, चूंकि मैं यहाँ जूनियर संप्रदाय गुरु बनने के इरादे से आया हूँ, इसलिए मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं चाहिए। मुझे भागने का कोई रास्ता छोड़ने का मतलब सिर्फ ये जोखिम उठाना होगा कि वे मुझसे कुनपिन पवित्र मोहर छीन लें। मैं इसे संयोग पर नहीं छोड़ना चाहता। चिंता मत करो, चूंकि तुमने वादा किया था कि मैं मारा नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें निराश न करने के लिए सब कुछ करूंगा। तियानमिंग ने अपना फैसला कर लिया था। उसके खून में 10 अभिशाप अंगूठियां उसे बता रही थीं कि मोहर जूनियर संप्रदाय गुरु की पहचान करने का एकमात्र साधन नहीं थी। और अगर उसे मरने का डर होता तो वह यहाँ पहले से ही नहीं होता। उसने सील को पकड़ लिया और महसूस किया कि यह उसके शरीर के साथ प्रतिध्वनित हो रही है। उस पल में उसे पूरा यकीन हो गया कि वह ली सेंट कबीले का सदस्य है, भले ही वह ली वुडी का बेटा या एपेक्स ब्रांच का प्रत्यक्ष वंशज न हो। फिर भी उसके पूर्वज निश्चित रूप से उसी वंश से निकले थे और वह भी विस्तार से उसी वंश से था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह सील को उससे छीनने का जोखिम उठाए, सिर्फ इसलिए कि उसे यकीन नहीं था कि वह इसे आत्मसात कर सकता है। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि यह किसी भी अन्य खजाने से परे था और उसे इसे जल्द से जल्द आत्मसात करने की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने अपना चुनाव किया। जब उसने जिंगयू को अपने फैसले के बारे में बताया तो उसने अपनी बेन रिंग के खिलाफ सील को दबाया और ये तुरंत चटकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अनगिनत पूर्वजों का खून उसके शरीर में बह रहा हो। तियानमिंग, जिंगयू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना साहसी होगा। दादी, मुझे आपका व्यक्तित्व पसंद है। चूंकि मैं आपको अपनी दादी कहता हूं, इसलिए मैं खुद को ली संत कबीले का सदस्य मानता हूं। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा कि मैं देखना चाहता हूं कि मैं यहाँ जूनियर संप्रदाय गुरु के रूप में कितना आगे जा सकता हूं और सोचता हूं कि यहाँ रहने से मेरी साधना में कितनी मदद मिलेगी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि हमें जो भी मिलता है उसका हमेशा बदला चुकाना चाहिए। आपने लिंग र को बचाने में मेरी मदद की, इसलिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। हम शायद वास्तव में रिश्तेदार न हो, लेकिन जब मैं आपको दादी कहता हूं तो मेरा मतलब होता है। भाग्य की सनक से मैं आपके परिवार के साथ उलझ गया हूं। इसलिए अब से मैं इस परिवार के लिए लड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं चाहिए। मैं केवल सील से संघर्ष करने जा रहा हूं। जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा, मुझे किसी और चीज का डर नहीं है, उसने ईमानदारी से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह जिंगयू का आभारी था और किसी तरह से उसका एहसान चुकाना चाहता था। उसे वह एक सुखद चरित्र वाली लगी, इसलिए उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी नहीं छिपाया। यह एक तथ्य था कि उसे यहाँ खेती करने में बहुत समर्थन मिलेगा। सील इसका एक उदाहरण है। वह पहली नज़र में ही बता सकता था कि यह कोई कीमती चीज है। इसके अलावा इस बड़े संप्रदाय में उसे निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा की आवश्यकता होगी। चूंकि अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, इसलिए विचार करने के लिए और कुछ नहीं था। वह लड़ेगा। उसके शब्दों ने जिंगयू को छू लिया, जिससे उसकी आंखें लाल हो गईं। अच्छा, तुम मेरे गोल मटोल पोते हो। शानदार। दादी हमेशा तुम्हारे जैसा पोता चाहती थी। उस समय सील का सारा खून तियानमिंग के शरीर में प्रवेश कर गया था, जिससे उसके 5 अभिशाप छल्लों में कुछ परिवर्तन हो गया था। ये केवल एक छोटा सा परिवर्तन था, फिर भी यह वास्तव में महत्वपूर्ण लगा। छल्लों को स्वयं एक स्याही ब्रश द्वारा खींचा गया लग रहा था। स्याही की बूंदें आसपास बिखरी हुई थीं, जो अनगिनत दोलनशील तारों की तरह दिख रही थीं। सबसे बड़ा परिवर्तन उसके क्षीण शरीर के भीतर था, लेकिन वह निश्चित नहीं था कि उसके भीतर क्या परिवर्तन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पुराने क्षीण शरीर में कोई कोरिया आत्मा नहीं थी। लेकिन अब पूर्वजों के रक्त को आत्मसात करने के बाद उसने कुछ महसूस किया। उसका वर्तमान स्वली संत कबीले की उत्कृष्टता का संयुक्त सार था। उसके पूर्वजों की हर एक इच्छा उसके रक्त में बहती हुई प्रतीत होती थी, मानो वे उसके माध्यम से जीवित हो। उसका खून जोश से उबल रहा था और वह जानता था कि यह कोई सती परिवर्तन नहीं था। प्रतिभा के मामले में उसके क्षीण शरीर ने पहले ही उसे पूरे सितारे दे दिए थे।
इस बार यह उसके मूल से ही एक पूर्ण गुणात्मक परिवर्तन था। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से वह अपने पूर्वजों के स्वयं के जीवन शैतान शरीर के सभी सार का संघनन बन गया। ये लगभग निश्चित था कि ऐसा कोई ऐतिहासिक उदाहरण नहीं था जब दूसरों ने मुहर को आत्मसात किया हो। तियानमिन को यकीन था कि वह मुहर से मिलने वाले और भी लाभों को खोज पाएगा। वह एक आभारी व्यक्ति था और ली जिंगयू ने युएलिंग लॉन्ग को नाराज करके जियांग फेलिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले ही बहुत जोखिम उठाया था। ली वुडी ने उन्हें पहली मुलाकात में ही इतना बड़ा तोहफा दिया था। चूंकि अब उनके पास जूनियर संप्रदाय गुरु बनने की योग्यता थी, इसलिए उन्हें पद के साथ आने वाले बोझ भी उठाने होंगे। आखिरकार वह वास्तव में कबीले का वंशज था। उस पल से वह कुनपेंग पवित्र हॉल में अपनी जड़ें जमा लेगा। आपको कैसा लगता है? उत्कृष्ट। मैं तुम में लड़ाई देखती हूँ। तुम एक साहसी लड़के हो। मुझे ये पसंद है। जिंगयू ने उसके कंधों को थपथपाते हुए हंसते हुए कहा। वह भी हंसी में शामिल हो गया। अब से वह उसकी दादी थी। हालांकि वे खून के रिश्ते से नहीं जुड़े थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उनके रिश्ते सच्चे थे। आखिरकार उसकी अपनी कोई दादी नहीं थी जो उसे लाड़ प्यार करना पसंद करती हो। मुहे मुहे। अचानक ली वुडी अपने कमरे से चिल्लाया। जैसे ही तियानमिंग इसकी जांच करने वाला था, जिंगयू ने उसे रोक दिया। मत करो, वह सपना देख रहा है। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल टूट रहा हो। ये कौन है? तियानमिंग ने पूछा। वह ली वुडी के बारे में काफी उत्सुक था। टेट्राबेन जो संप्रदाय का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति हुआ करता था। वह सबसे महान संप्रदाय गुरु हुआ करता था और ली संत कबीले के पुनरुद्धार की आशा था। ये उसकी पत्नी और किंगयू की मां थी। तियानमिंग भले ही ली वुडी अपनी युवावस्था में तुच्छ लग रहा था, लेकिन उसके दिल में हमेशा केवल एक ही व्यक्ति था। जिंगयू ने पुरानी बातें याद करते हुए आह भरी। उसका ऐसा अंत कैसे हुआ? ली वुडी जिंगयू पर सबसे बड़ी बोझ थी। बूढ़ी औरत की कांपती निगाहों को देखकर उसे पता था कि उसने भी उतना ही दुख झेला है जितना वे जिंग ने झेला था। जिस दिन तियानमिंग इग्निसपोलिस से लौटी और उसके सामने गिर पड़ी, उसने उसके चेहरे पर भाव देखे थे, मानो उसका दिल टूट रहा हो। इसमें कोई शक नहीं था कि ली जिंगयू ने भी यही अनुभव किया था। इसलिए उसने कभी भी उसे खुद को बर्बाद करने के लिए दोषी नहीं ठहराया। उसने दांत पीसते हुए कहा, यह सब अतीत की बात है। अगर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है तो वह वही है। वह बहुत घमंडी था और रिश्तों को बहुत महत्व देता था। वास्तव में मैं भी दोषी हूं कि मैंने उसे दूसरों से सावधान रहना नहीं सिखाया। तियानमिंग, मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी हैं। दादी, कृपया करो। ये सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं, ताकि तुम ली वुडी की गलतियों को न दोहराओ। ध्यान से सुनो। पिछली सहस्राब्दी में जिस दर से हमारा कबीला ग्रैंड ओरिएंट दायरे में अनुग्रह से गिरा है, वह चौंका देने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी लंबी विरासत है। हमारे वंश के कमजोर होने के कारण हमारे वंशजों के पास कम और कम अभिशाप अंगूठियां हैं। हमारे वंश के पतन का यही मुख्य कारण है। हम प्रतिभा पर बहुत अधिक निर्भर हैं। जिस क्षण वह प्रतिभा चली जाती है, हमारी नींव ढह जाएगी। मुझे हमारे गौरवशाली दिनों को बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। मूल रूप से हमारे कबीले ने ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय को नियंत्रित किया। हमारे लाइफ्सपैन के कारण संप्रदाय की अग्रणी स्थिति हमारे वंश के माध्यम से विरासत में मिली थी। हजारों साल पहले हमारे वंशज बिना किसी अपवाद के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। हमारे द्वारा पालन की जाने वाली सख्त परंपराओं के कारण हमारे पास शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो कबीले के खिलाफ जाता था। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि हर पीढ़ी में दूसरे या तीसरे बेटे के पास भी जीवन बाधित जानवर के रूप में शून्य कुनपेंग हो सकते थे। लेकिन पिछली सहस्राब्दी में ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय का पतन शुरू हो गया क्योंकि हमारे शक्तिशाली वंशजों की संख्या कम हो गई। हालांकि संप्रदाय में ऐसे कई लोग हैं जो ली सेंट कबीले की सेवा करते थे। उनकी शक्ति बढ़ी और अंततः वे हमारे कबीले से आगे निकल गए। वे संप्रदाय को नियंत्रित करने के लिए बड़ों की परिषद बनाने आए। उन्होंने विरासत की परंपरा को नहीं तोड़ा, लेकिन ये सुनिश्चित किया कि हमारे कबीले के पास अब संप्रदाय में कोई शक्ति नहीं रहेगी। हमें किनारे कर दिया गया और सुर्खियों से बाहर कर दिया गया। आजकल बड़ों की परिषद और भी बढ़ गई है, जबकि हम लगातार कम होते जा रहे हैं। तियानमिंग को लगा कि कबीले का इतिहास बहुत शर्मनाक है। वे हजारों सालों तक ग्रैंड ओरिएंट दायरे पर हावी रहे, फिर भी वे मात्र 1000 साल में इतने नीचे गिर गए। जहां तक सर्वोच्च शाखा की बात है, तो ये जल्द ही ली वुडी की पीढ़ी के साथ समाप्त हो जाएगी। तियानमिंग, क्या तुम जानती हो कि मैं ये सब सुनने के बाद क्या कह रहा हूँ? मैं करता हूँ। तो फिर मुझे बताओ कि तुमने उससे क्या सीखा। आपने मुझे बुजुर्गों की परिषद और कबीले के इतिहास के बारे में बताया, इसलिए मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। परिषद के लिए ली सेंट कबीले के गौरव के दिन खत्म हो चुके हैं। इसलिए नए ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय को कबीले से किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर आप सभी एक नए संप्रदाय गुरु को लाकर ली सेंट कबीले को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं जो संप्रदाय का नियंत्रण वापस ले सके।
निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस संभावना को खत्म करने के लिए आएगा ताकि ऐसा होने से रोका जा सके। इसलिए कबीले का इतना पतन हुआ है, ये प्रतिभा की कमी के कारण है। दूसरे शब्दों में, बुजुर्गों की परिषद का निश्चित रूप से ली वुडी के पतन में कुछ हाथ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 198 युवान ताइजी का वेनोमड्रेक स्पाइक। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: युगों का पशु प्रधान C198 युवेन ताइजिस वेनोमड्रेक स्पाइक। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 198 युवान ताइजी का वेनमड्रेक स्पाइक। ली वुडी का जिक्र आते ही तियानमिंग ने अपने बारे में सोचा। तुम्हारा मतलब ये था कि एक बार यह बात फैल गई कि मैं एक पेंटाबेन हूं, तो मेरा भविष्य का रास्ता कांटों से भरा होगा। दूसरे लोग मेरा खुलकर विरोध नहीं करेंगे क्योंकि ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय कबीले के संस्थापक पूर्वजों द्वारा स्थापित नींव पर बना है। मेरे साथ खिलवाड़ करने से दूसरों से केवल उपहास ही होगा। हालांकि मुझे छिपे हुए हमलों से सावधान रहना होगा और किसी को भी मेरी कमजोरी पर कब्जा नहीं करने देना होगा, अन्यथा यह मेरे लिए खत्म हो जाएगा। क्या ये सही है? उसने ली वुडी की वर्तमान स्थिति और ली जिंगयू से जो कुछ सुना था उससे पहले ही इसका अधिकांश अनुमान लगा लिया था। तुम ली वुडी से कहीं ज्यादा होशियार हो। जब वह युवा था, उस समय वह प्रतिभाशाली और निपुण था, इसलिए वह जोश से भरा हुआ था और हर जगह उसके भाई बहन थे। जिंगयू ने आह भरी। ये याद आते ही उसका दिल दुखने लगा। वह अपने सोते हुए बेटे की ओर मुड़ी और लाल आंखों से उसे देखने लगी। उसने युवेन ताइजी को परिषद के सदस्य युवेन फैंगटियन के बेटे को अपना भाई कहा और वचन दिया कि वह उसके साथ जीवन और मृत्यु में साथ रहेगा। युवेन ताइजी विनम्र, संयमित और महत्वाकांक्षा रहित लग रहे थे। वह मेरे बेटे के बचपन से ही उसका साथी था और युवेन फैंगटियन भी मेरे बेटे की प्रतिभा के बारे में जानने के बाद अक्सर हमारी मदद करने आता था। ली सेंट कबीले में लंबे समय से कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था, इसलिए मैंने उनसे बिल्कुल भी सावधान नहीं रहा। बस ऐसे ही दोनों ने शपथपूर्वक भाई बनने का वचन दिया और लगभग 5 वर्षों तक एक साथ साधना की। मेरे बेटे ने बिना कुछ छिपाए युवेन ताइजी को सब कुछ बता दिया। वास्तव में उसने शायद हमारे घर से ज्यादा अपने घर पर समय बिताया हो। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच एक अटूट भाईचारा था। तियानमिंग भी इसे महत्व देता था, जैसे कि पहले मिदास के साथ उसका रिश्ता और अब यंग हो और म्याओ म्याओ के साथ। इसलिए वह ली वुडी और युवेन ताइजी के रिश्ते की प्रकृति को समझ सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं बस इतना कह सकता हूं कि युवेन परिवार के लोग बेहतरीन अभिनेता हैं। वे बहुत धैर्यवान हैं। भले ही युवेन ताइजी की प्रतिभा मेरे बेटे की प्रतिभा से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन वह उसे एक दूसरे के लिए अपने जीवन की प्रतिज्ञा करने के लिए राजी करने में कामयाब रहे। ये बहुत समय पहले की बात है जब मेरे बेटे की शादी हुई थी। उसी साल किंगयू का जन्म हुआ था। बुजुर्गों की परिषद ने एबिसल बैटलफील्ड में प्रतिभाओं के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की थी। प्रतियोगिता के दौरान युवेन ताइजी ने मेरे बेटे के भरोसे का फायदा उठाया और अपने जानवरों के हथियार वेनमड्रेक स्पाइक को मेरे बेटे के दिल में घुसा दिया। आप नहीं जानते कि स्पाइक वास्तव में कितना भयानक है। एक बार जब यह अंदर चला जाता है तो इसे कभी नहीं निकाला जा सकता है। जो लोग कोशिश करते हैं वे मर जाते हैं। हालांकि इसे बाहर निकाले बिना किसी को हमेशा स्पाइक की यातना सहनी होगी। वेनमड्रेक स्पाइक 2 जोड़ी में आया था, एक मेरे बेटे के लिए और दूसरा उसके जीवनबद्ध जानवर के लिए। छेदे जाने से होने वाली पीड़ा के कारण मेरा बेटा बिल्कुल भी साधना नहीं कर सका और उसका स्तर तब से इस स्तर तक गिर गया है। बिंदु। जिंगयू की मुठ्ठियां कसकर बंद थीं और उसका शरीर तनावग्रस्त था। वह गुस्से से कांप रही थी और उसकी आंखों के कोनों में आंसू भर आए थे। अपने बेटे को एबिसल युद्ध के मैदान से लौटते हुए देखना उसके लिए कठिन रहा होगा। क्या युवेन ताइजी को इसके लिए सजा नहीं मिली? तियानमिंग ने खुद को मजबूर करते हुए पूछा। युवेन ताइजी ने ली वुडी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने में जो 4 या 5 साल बिताए, वे सब उस एक पल के लिए थे। वह बहुत ज्यादा क्रूर और कठोर था। जहां तक तियानमिंग का सवाल है, जो लोग भावनाओं और संवेदनाओं को हथियार बनाते हैं, वे सबसे नीच हैं। नहीं, वेनमड्रेक स्पाइक स्वर्ग के एलिसियम से सु यान का खास जानवर हथियार है। किसी और के पास यह नहीं है। इसलिए एकमात्र संभावित अपराधी सु यान था। आखिरकार ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय में कोई भी मेरे बेटे की बराबरी नहीं कर सकता था, यहां तक कि युवेन ताइजी भी नहीं। केवल मेरा बेटा जानता है कि यह उसका भरोसेमंद भाई था जिसने उसे धोखा दिया जब उसने अपनी रक्षा कम कर दी। इस तरह का विश्वासघात उसकी मानसिक स्थिति के लिए एक बड़ा झटका था। इससे भी बुरी बात यह है कि युवेन ताइजी ने पहले से ही कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर एक बहाने की योजना बना ली थी। जब मेरे बेटे ने उस पर यह आरोप लगाया तो उसने कहा कि सु यान उसका मुखौटा पहने हुए है। बिना किसी सबूत के मेरे बेटे की गवाही ही बेकार थी। उसे फंसाया गया था। भले ही बुजुर्गों की परिषद इसके बारे में कुछ करना चाहती थी, लेकिन वे शक्तिहीन थे।
ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि परिषद के ज्यादातर लोग नहीं चाहते कि मेरा बेटा ली सेंट कबीले को सत्ता में वापस लाए और ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय का नियंत्रण उनसे छीन ले। मेरे जैसी विधवा इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। किसी को परवाह नहीं थी, मुझे जो कहना था वह नहीं हुआ और मेरा बेटा पहले से ही अपंग था। हालांकि मेरे पति के कुछ दोस्त बड़ों की परिषद में थे और कबीले के समर्थन की बदौलत वहां थे, लेकिन वे चाहते हुए भी हमारी मदद नहीं कर सकते थे। ये सच है, यूवेन परिवार अपराधी था, फिर भी उन्हें कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ा। ये वाकई शर्मनाक था। उस स्थिति में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा या किया जा सकता था। ये कुछ ऐसा था जिससे तियानमिंग वास्तव में परिचित था। जब वह इग्निस पोलिस से लौटा तो उसने कई लोगों को सच बताया, लेकिन केवल वेई जिंग ने ही उस पर वास्तव में विश्वास किया। और कौन परवाह करेगा, वैसे भी उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ली जिंग्यू की मानसिक स्थिति उस समय वेई जिंग जैसी ही थी। यूवेन फेंटिन और यूवेन ताइजी, वे धूर्त, विषैले, हृदयहीन कमीने। इन सभी वर्षों में मेरे बेटे ने वेनमड्रेक स्पाइक से होने वाले दर्द को झेला और अपने दिन मुश्किल से जिंदा बिताए। क्या आप जानते हैं कि यूवेन ताइजी ने मेरे बेटे को एबिसल बैटलफील्ड में क्यों नहीं मारा और उसे यातना सहने के लिए जिंदा छोड़ दिया? ऐसा इसलिए क्योंकि वह मेरी बहू म्यू ही को गुप्त रूप से पसंद करता था। वह वुडी से नफरत करता था, इसलिए वह उसे यातना देना चाहता था और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे गिरते हुए देखना चाहता था। हालांकि म्यूहे ने उसे कभी भी दिन का समय नहीं दिया। यूवेन ताइजी मेरे बेटे से मिलने का नाटक करने के लिए मेरे फुटपाथ पीक पर आया, लेकिन उसका असली लक्ष्य म्यूहे को दूर ले जाना था। म्यूहे और मैंने बहुत प्रयास करके विरोध किया। अंत में वह इसे और सहन नहीं कर सकी और जब वह 3 साल की थी तो उसने किंग्यू को छोड़ दिया और अपनी जान ले ली। किंग्यू सिर्फ 3 साल की थी। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मां को गिरते हुए देखना पड़ा। ये यूवेन ताइजी ही था जिसने म्यूहे को मौत चुनने पर मजबूर किया। मैं वास्तव में उनसे बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन आजकल वह अब वही आदमी नहीं रहा जिसने सांप की तरह अपनी कपटी योजना बनाई थी। अब वह ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली है, जबकि मैं पहले से ही बूढ़ी हो चुकी हूँ और अपने बेटे का बदला लेने में असमर्थ हूँ। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा पछतावा है। उसने जो सारी नफरत झेली उसकी वजह से उसे रातों की नींद नहीं आती थी। तियानमिंग, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे ये सब बताकर इस बारे में कुछ करने की उम्मीद करता हूँ। आखिरकार मेरे परिवार की शिकायतों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लाया हूँ कि तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच सको। मैं तुम्हें ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि तुम हमेशा सावधान रहो, चाहे तुम भविष्य में कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुँचो। आजकल वे बहुत पहले ही फुटपाथ पीक और ली सेंट कबीले को भूल चुके हैं, इसलिए तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे। कबीले के भीतर जो कुछ भी होता है उसका अब संप्रदाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी सब बातों को छोड़ दें तो हमारे कबीले में अभी भी हमारी गरिमा है। भले ही दूसरे हमारा बुरा चाहते हो, लेकिन वे खुले तौर पर हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आखिरकार वे भी अपनी प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं और उनका परिवार अब ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय की आशा है। जब यूवेन ताइजी ने म्यूहे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया तो बड़ों की परिषद में कई लोगों ने उसकी कड़ी आलोचना की और इसके लिए उसे दंडित भी किया। भले ही वह अब संप्रदाय में सबसे मजबूत हो, फिर भी वह परिषद की पकड़ से बाहर नहीं है। जबकि परिषद के लोग हमारे कबीले को बहाल नहीं करना चाहते, फिर भी वे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करते हैं। आखिरकार पूरा ग्रैंड ओरिएंट क्षेत्र उन पर ध्यान देता है। वहां के अधिकांश बुद्धिमान लोग मेरे बेटे के पतन के पीछे की असली साजिश को जानते हैं। उस समय बड़ों की परिषद की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा झटका लगा और संप्रदाय में और अधिक अराजकता फैल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरी ओर आप एक पेंटाबेन हैं। आपके प्रशिक्षण और संप्रदाय में बढ़ने में कोई समस्या नहीं है। परिषद में अभी भी ऐसे लोग हैं जो याद करते हैं कि ली सेंट कबीले ने उनके लिए क्या किया है और आपकी रक्षा करेंगे। फिर भी हमेशा अपने आप को बचाए रखें। सबसे कठिन हमले वे हैं जिनसे बचना है जो आपको आते नहीं दिखते। कौन सोच सकता था कि 5 साल का एक शपथबद्ध भाई आपको अपंग करने की साजिश रचेगा। ऐसा लग रहा था जैसे जिंग्यू ने अपने सारे आंसू बहा दिए हों जो उसने सालों से जमा करके रखे थे। जब उसने अपना आंसू पोंछा तो उसने आखिरकार अपना चेहरा पोंछा। बच्चे, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें जो कर्ज देना है उसे चुकाना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें बस अपनी पूरी पेंटाबेन क्षमता का इस्तेमाल करना है। इसे बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें जल्द ही उन काउंसिल सदस्यों से मिलवा दूंगा जो अभी भी हमारे साथ अच्छे संबंध रखते हैं। जब तक तुम अपनी योग्यता दिखा सकते हो, मुझे विश्वास है कि वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। वहां अच्छे लोग भी हैं। बस इस बार मेरे बेटे को फंसाया गया और सबूतों को बड़ी चालाकी से गढ़ा गया। वे इस बारे में कुछ नहीं कर सके। भले ही उन्होंने मदद करने की कोशिश की हो, लेकिन वेनमड्रेक स्पाइक की प्रकृति ने ऐसा किया कि मेरे बेटे को बचाया नहीं जा सका। जहां तक मुंह ही की बात है तो उसे मेरे बेटे के पतन से पहले ही बहुत बड़ा झटका लगा था।
युवेन ताइजी उसे मरते नहीं देखना चाहता था, वह बस नासमझ था और उसने उसे उसके टूटने की हद तक धकेल दिया था। बुजुर्गों की परिषद ने उसकी मृत्यु के बाद उसे 2 साल के एकांतवास की सजा दी। फिर भी कौन उम्मीद कर सकता था कि एकांतवास के दौरान वह इतना सुधार कर लेगा। आजकल वह मेरे बेटे से संप्रदाय के गुरु का पद आसानी से ले सकता है। जब उसने अपनी बात पूरी की तो उसने एक लंबी सांस ली। ये सब अतीत की बात है, लेकिन इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। तियानमिंग ने निराशा में अपने होंठ काटे। परिवार में हर कोई बड़ी उम्र से लेकर छोटी पीढ़ी तक पीड़ित था। यह विशेष रूप से किंग्यू के लिए मामला था। उसे अपनी उम्र में ये सब नहीं सहना चाहिए था। तियानमिंग बस इतना ही कर सकता था कि वह इस परिवार के लिए जो कुछ भी कर सकता था वह करने की कसम खाए। कम से कम उसे फीलिंग को बचाने, उसे यहाँ लाने और कुनपेंग पवित्र मुहर प्राप्त करने का एहसान चुकाना था। ली वुडी धीरे धीरे जागा और एक और घूंट लेने के लिए उसने शराब की शीशी की ओर हाथ बढ़ाया। ओह, तुमने वह चीज अपने शरीर में ले ली, उसने आश्चर्य से तियानमिंग को देखते हुए कहा। ये सही है, तियानमिंग ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अब वह आधिकारिक तौर पर जूनियर संप्रदाय गुरु था। बहुत सुंदर काम हो गया। अब आप मेरे साथ ली समाधि में प्रवेश कर सकते हैं, ली वुडी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। तियानमिंग खुद भी काफी उत्सुक था कि इतने महान वंश का मकबरा कैसा दिखेगा। ली वुडी सीधा खड़ा हुआ और उसने तियानमिंग के कंधों पर अपनी बाह रखी तथा उसे एक मजबूत मादक कस्तूरी से ढक दिया। आओ बच्चे, पिताजी तुम्हें समाधि स्थल पर ले जाएंगे। क्या तुम तैयार हो? हम अपने पूर्वजों के लिए गाएंगे और नाचेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 199 ब्लडबैन बैरियर। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL युगों का पशु प्रधान C199 ब्लडबैन बैरियर। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 199 ब्लडबैन बैरियर। भाभी, आप और भाई तियानमिंग इस कमरे में रह सकते हैं। यहाँ रोशनी ज्यादा है और बाहर प्रकृति का शानदार नजारा दिखता है। कुनपेंग पवित्र हॉल में 2 शीर्ष सुंदरियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थीं और रास्ते में बातें कर रही थीं। किंग्यू ज्यादा शांत और संयमित किस्म की थी, लेकिन भले ही यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन वे काफी अच्छी तरह से घुल मिल गई थीं। किंग्यू, हम लगभग एक ही उम्र के हैं, इसलिए मुझे बस लिंग एर कहो। सूर्य की रोशनी उनकी त्वचा के नीचे बिखर गई और हल्का लाल रंग ले लिया। ठीक है, लिंग र, किंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने सालों में वह अकेले ही बड़ी हुई थी, उसके पास कोई प्लेमेट नहीं था। फिर भी अब कुनपेंग सेक्रेड हॉल में बहुत खुशियां होंगी। लिंगर वाकई कमाल की दिखती है। मुझे नहीं लगता कि मैंने पूरे संप्रदाय में तुम्हारे जितना खूबसूरत कोई देखा है, किंग्यू ने कुछ निराशा के साथ कहा। हालांकि वह सिर्फ 15 साल की थी और दिखने में भी वैसी ही थी। हालांकि 2 साल में वह अपने आप में एक शानदार दिखने वाली लड़की बन जाएगी। तुम भी बहुत सुंदर हो, तुम्हें पता है, फीलिंग ने कहा। रुको, एक दूसरे की इस तरह से तारीफ करना थोड़ा गलत लगता है। वे एक दूसरे को देखकर आंख मारते और जोर से हंसते। उनकी मुस्कान इतनी स्वाभाविक और शुद्ध थी कि वे एक ताज़ा हवा की तरह लग रही थी। वहां केवल एक ही कमरा क्यों है? फीलिंग ने पूछा। क्या आप भाई तियानमिंग के साथ नहीं रहते? बिल्कुल नहीं, हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते भी नहीं हैं। चूंकि आप वहीं रहते हैं, तो क्या मुझे आपके साथ रहना चाहिए? किंग्यू के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। सारी जिंदगी उसे अकेले ही रातें गुजारनी पड़ी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी लड़की उसकी जिंदगी में इस तरह आएगी। किंग्यू, मैं अपनी पूरी जिंदगी किंग एर के साथ सोई हूं। अगर मुझे अकेले सोना पड़े तो मैं निस्संदेह अकेलापन महसूस करूंगी, इसलिए कृपया। उसने उम्मीद से उसका हाथ खींचते हुए पूछा। बेशक, किंग्यू ने जल्दी से सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। आश्चर्यजनक, बस इसी तरह तियानमिंग का उसके साथ सोते हुए लिपटने का सपना टूट गया। इसके बाद किंग्यू ने उसे फेटपाथ पीक और कुनपेंग सेक्रेड हॉल दिखाया। फीलिंग को थोड़ा थकान महसूस हुई, इसलिए दोनों पास की एक चट्टान पर बैठ गए। किंग्यू, ये तुम्हारे लिए एक पहेली है। शब्द का अनुमान लगाओ। मिस्टर वांग और मिस्टर बाय एक चट्टान पर बैठे हैं। जैड, वाह, तुम बहुत होशियार हो, फीलिंग ने कहा। किंग्यू खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। क्या दोस्तों के होने पर ऐसा ही महसूस होता है? पहेली बिल्कुल भी कठिन नहीं थी, फिर भी जब उसने इसे हल किया तो उसे जो खुशी महसूस हुई वह परम आनंद था। उसकी हंसी इससे ज्यादा मासूम और शुद्ध नहीं लग सकती थी। किंग्यू ने अपने होंठ काटे और अपना सिर नीचे कर लिया। किंग्यू, मैंने सुना है कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारा हाथ किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ने का वादा किया है जिसे तुम पसंद नहीं करती हो, है ना? फीलिंग ने किंग्यू का हाथ हल्के से उठाया और उसे थोड़ी गर्मी देने के लिए अपनी छाती पर रख दिया। हाँ, उसने कमजोरी से सिर हिलाते हुए कहा। क्यों? मुझे नहीं पता, शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को पाला था।
पिताजी नाराज हो गए और उन्हें सजा देना चाहते थे, इसलिए शर्त लगाए। लेकिन वे हार गए। उस समय उन्होंने शर्त के लिए बड़ों की परिषद को गवाह बनाया। ये सब 10 साल पहले हुआ था जब मेरी मां का निधन हुआ था। उस समय पिताजी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। जब उन्होंने घटना के बारे में बताया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या आप इसी वजह से उससे नफरत करते हैं? फीलिंग ने जोर देकर कहा। इससे पहले किसी ने किंग्यू से इस मामले पर बात नहीं की थी। नहीं लिंगर, मैं समझती हूं कि वह किस दौर से गुजर रहा है। दादी ने कहा कि कभी कभी जिंदगी ऐसी ही होती है। हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, और हमें खुद पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए या इसके लिए अपने आसपास के लोगों से नाराज नहीं होना चाहिए। हमें अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहना चाहिए। जब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेते हैं तभी हम बिना पछतावे के मर सकते हैं, उसने दांत पीसते हुए कहा। उसकी शादी पहले ही तय हो चुकी थी। मेटल ब्लडलाइन के मुखिया ली जुवानरी का बेटा बिना किसी क्षमता के एक मूर्ख के रूप में पैदा हुआ था। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वह सिर्फ खाता पीता और सोता था। यदि वे वास्तव में विवाह को आगे बढ़ाते हैं और हम पर दबाव डालने के लिए परिषद का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता। मैं दादी और पिता को इसमें शामिल नहीं करना चाहती। अगर मुझे वाकई उससे शादी करनी है तो मैं अपना चेहरा जलाकर खुद को विकृत कर लूंगी। देखते हैं कि क्या वे तब भी मुझे स्वीकार करेंगे, उसने दृढ़ता से कहा। उसके शब्दों में मजाक का एक भी संकेत नहीं था। वह पहले से ही जानती थी कि अगर शादी आगे बढ़ती है तो वह क्या करेगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। फीलिंग ने उसकी हथेली को और भी कसकर पकड़ लिया। इससे किंग्यू के लिए अपने संकल्प पर अमल करना और भी मुश्किल हो गया। लिंगर, सब ठीक है। अगर मैं विकृत हो गई तो क्या हुआ? जब तक मैं जीवित हूं मैं उन लोगों को एक दिन भारी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगी जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। हालांकि उसने अपना सिर नीचे कर रखा था, लेकिन उसकी आंखें वास्तव में एक युवा जंगली जानवर की तरह ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय की ओर देख रही थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। भले ही मैं टूटकर बिखर जाऊं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कि कैसे वह मेरी आंखों के सामने गिरी। उसके आंसू और तेज बहने लगे। वह अब और नहीं रोक पाए और फीलिंग को कसकर गले लगाते हुए रोने लगी। अपने जीवन के 15 वर्षों में उसका कोई दोस्त नहीं था। वह ये भी नहीं जानती थी कि वह अपने अंदर पनप रहे आक्रोश को कैसे व्यक्त करे। यह इतने समय से जमा हो रहा था और उसे लगा कि उसके आंतरिक अंग गंदगी से सड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक जिंदा लाश हो। उसने जो खूनी दृश्य देखे। 1 साल की उम्र में उसने अपने पिता को खून से लथपथ घसीटते हुए देखा। वह अभी भी यह समझने के लिए बहुत छोटी थी कि क्या हुआ था। 3 साल की उम्र में उसने अपनी मां के अंतिम दर्दनाक संघर्ष को देखा। यह उसके दिमाग में गहराई से जल गया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ फूलों का गुलदस्ता गिर गया और तब से उसके हाथ में सिर्फ हथियार थे। आज तक जब फीलिंग आया, जब फीलिंग ने उसके कंधे को थपथपाया और उसकी पीठ को सहलाया तो वह रो पड़ी। उसे अचानक बहुत बेहतर महसूस हुआ। धन्यवाद लिंग एर। किंग्यू ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। आखिरकार उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्या मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊं? फीलिंग ने अचानक पूछा। कौन? भाई तियानमिंग। हाँ, एक बार वह बहुत नीचे गिर गया था, फिर भी भाग्य ने उसे जीवित छोड़ दिया। मैं समझ गई। उसने ध्यान से फीलिंग की बातें सुनी जब तक कि वह उस हिस्से तक नहीं पहुंच गई जहां तियानमिंग ने लिन शियाओटिंग को मार डाला था। आखिरकार ली किंग्यू वहां था और उसने खुद ये सब देखा था। किंग्यू, कभी भी हताशा में सब कुछ बर्बाद मत करो। हम हारे नहीं हैं। बिग ब्रदर को यहाँ रहना अच्छा लगता है और वह आप सभी को पसंद करता है। ली संत कबीले का खून उसके अंदर बहता है और वह आप में से एक बनने को तैयार है। इसलिए अब से तुम अकेले नहीं लड़ोगे। यही उसका साधना का मार्ग है। वह एहसान और शिकायत दोनों का बदला एक जैसा ही चुकाता है। न केवल तुम उसके साथ अच्छे थे, बल्कि तुमने मुझे भी बचाया। मुझे यकीन है कि जब तुम मुसीबत में हो तो वह तुम्हारी मदद करेगा। तो चलो इसे एक साथ करते हैं, ठीक है? फीलिंग ने अपना हाथ बढ़ाया। ठीक है। किंग्यू को अचानक आत्मविश्वास का एहसास हुआ। चलो एक खेल खेलते हैं। क्या तुम 4x जानते हो? जीतने वाले को हारने वाले के चेहरे पर कुछ लिखने का मौका मिलेगा। फीलिंग ने कहा। हम, ओह, तुम तो हार ही जाओगे। फीलिंग आत्मविश्वास से भर गई, ये देखकर कि किंग्यू को खेल खेलने का कोई अनुभव नहीं था। बस इसी तरह उन्होंने दिन का एक अच्छा हिस्सा खेला। अंत में फीलिंग खुद ही हर जगह बिखर गई। नहीं किंग्यू, तुम जरूर धोखा दे रहे हो। तुम जरूर धोखा दे रहे हो। चलो, मैं जीत गया हूं। भागो मत। एक बार और। ऐसा नहीं हो सकता। तारांकन तारांकन तारांकन। ली समाधि में प्रवेश करने का समय हो गया था। तियानमिंग ने पीली चिड़िया और काली बिल्ली को वापस अपने पास बुलाया। जब वह बाहर निकला तो उसने दूर से फीलिंग और किंग्यू को साथ खेलते देखा और खुद को हंसने से नहीं रोक सका। ली वुडी भी हंसा। एड्स बाय पब फ्यूचर। बहुत ही हास्यास्पद है। मेरी बहू वाकई खूबसूरत है।
वह तुम्हारे लिए बेकार लगती है, जैसे गोबर के ढेर में लगा गुलाब, उसने चिढ़ाते हुए कहा। लानत है तुझ पर। जब तक चूजा और बिल्ली तियानमिन के कंधों पर अपनी जगह लेते, ली वुडी फिर से हंसने लगा। ये आपके जीवनबद्ध जानवर हैं। उनमें क्या समस्या है? ठीक है, वे बढ़िया खाना पकाने की सामग्री की तरह दिखते हैं। शायद बिल्ली के मांस के साथ कुछ चिकन पॉपर्स। लेकिन फिर बिल्ली का मांस बहुत खट्टा स्वाद देता है। कितना बेशर्म आदमी है। कम से कम चूजा और बिल्ली को ये जगह बहुत पसंद आई, क्योंकि वे बहुत उत्साहित लग रहे थे। हजारों जानवर विस्तृत परिदृश्य में घूमने के लिए स्वतंत्र थे। यह इग्निसपोलिस की तुलना में बहुत कम प्रतिबंधात्मक था। आखिरकार जब वे वापस लौटे तो मकबरे में प्रवेश करने का समय आ गया था। ये शापित पूर्वज वास्तव में बहुत शराब पीते हैं। अब जब तुम यहाँ हो तो मुझे यकीन है कि मेरी शराब की दुकानें और भी खाली हो जाएंगी। ली वुडी यात्रा करते समय थोड़ा दुखी लग रहे थे। क्या पूर्वज अभी भी जीवित हैं? तियानमिन ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल नहीं, बस कुछ लोग मरने के बाद भी शराब के शौकीन होते हैं, और अगर आप बढ़िया शराब नहीं चढ़ाते तो वे आपको कोई वरदान नहीं देंगे। कितने लालची बदमाश हैं। उसने थूका। उसने शराब के हर जार की रक्षा ऐसे की जैसे उसने अपनी जान की रक्षा की हो। बिना प्रसाद के कोई वरदान नहीं। तियानमिन ने सोचा कि शायद ये ली वुडी का पागलपन है। कौन सा व्यक्ति अपने पूर्वजों को बदमाश कहेगा? अगर उसे यह जानने की उत्सुकता न होती कि समाधि में क्या रखा है, तो तियानमिन को उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ देखे जाने में शर्मिंदगी महसूस होती। ली मकबरा फतेहपत पीक के पीछे था। यही कारण था कि ली संत कबीले ने कबीले पर नियंत्रण खो देने के बाद वहां पीछे हटने का फैसला किया। फतेहपत पीक एक तरह से उनके पूर्वजों के मकबरे का प्रवेश द्वार था। पीछे के पहाड़ में प्रवेश करते हुए तियानमिन को अपने सामने अंतहीन खूनी धुंध के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने ऊपर देखा और खून के रंग का अवरोध देखा जो खूनी धुंध से घिरा हुआ था, जो लगातार विशाल कुनपेंग में बदल रहा था, जो आगंतुकों को देख रहा था। वूश! एक तीखी चीख लगातार उन पर हमला कर रही थी। तियानमिन जानता था कि यह स्वर्गीय पैटर्न अवरोध था जो मकबरे की रक्षा करता था। स्वर्गीय पैटर्न अवरोध एक तरह की संरचनाएं थीं जो रहस्यमय ऊर्जाओं से बनाई गई थी, जिन्हें केवल स्वर्गीय इच्छा चरण में ही समझा जा सकता था। वे मन्ना, आत्मा अयस्कों और आत्मा जड़ी बूटियों पर पैटर्न से निकटता से संबंधित थे। ये स्वर्गीय पैटर्न बाधाओं के कई अनुप्रयोगों में से एक था। अलग अलग बाधाओं में भी वास्तव में अलग अलग गुण होते हैं। जिन यिक्सुआन ने जो इस्तेमाल किया था उसकी तुलना उनसे पहले वाले से भी नहीं की जा सकती थी, जो आधी दुनिया के बराबर फैला हुआ था। बाधा के चारों ओर खून लगभग नाचता हुआ लग रहा था। ली सेंट कबीले के लोग अपने पूर्वजों के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखते हैं। ये स्वर्गीय पैटर्न अवरोध है जिसे संस्थापक पूर्वजों के दिनों से ही तैनात किया गया है, ब्लडबैन बैरियर। हमारे प्रत्येक पूर्वज को मरने से पहले अवरोध को मजबूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना होगा। अभी तक ब्लडबैन बैरियर पूरे ग्रैंड ओरिएंट दायरे में अभी भी नंबर 1 है। केवल वे लोग जिनकी नसों में ली सेंट कबीले का खून और कुनपेन पवित्र मुहर है, मूल रूप से आप और मैं, ही प्रवेश कर सकते हैं। कोई भी अन्य व्यक्ति तुरंत मारा जाएगा। वर्तमान में कोई भी संभवतः अवरोध की शक्ति को सहन नहीं कर सकता है। ली वुडी ने श्रद्धा और विस्मय से बैरियर की ओर देखा और समझाया। तियानमिन को उम्मीद नहीं थी कि वह उसका इतना गंभीर रूप देखेगा। आओ, बदमाशों से मिलने चलें, उसने अचानक कहा और मुस्कुरा दिया। उसकी गंभीरता 3 सांसों तक भी नहीं टिकी थी। तियानमिन ने ली वुडी के साथ अवरोध पार करने से पहले अपने जानवरों को जीवनबद्ध स्थान पर वापस भेज दिया। उनके प्रवेश करने के बाद खूनी धुंध पीछे हट गई और अंदर की ओर जाने वाला एक रास्ता दिखाई दिया। एक वांग के लिए वर्ण वंग है, बाय के लिए बाय है और रॉक के लिए शी है। जेड के लिए वर्ण बी है, जो तीनों का संयोजन है। इसलिए जब आप चीनी अक्षरों को जानते हैं तो यहाँ शब्दों का खेल समझ में आता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान। अध्याय 200। संस्थापक पूर्वजली शेनशियाओ। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: युगों का पशु प्रधान C200। संस्थापक पूर्वजली शेनिक्सियाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 200। संस्थापक पूर्वजली शेनशियाओ। मुझे आश्चर्य है कि क्या लिंग एयर आध्यात्मिक लगाव का उपयोग करके मेरे साथ अंदर आ सकती है। ब्लडबैन बैरियर जितना गहरा गया उतना ही भयानक होता गया। हालांकि अगर यह सिर्फ एक कब्र होती तो उसे अंदर लाने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये देखते हुए कि यह इतनी क्षमता वाले बैरियर द्वारा सुरक्षित था, ये किसी भी तरह से सामान्य नहीं था। यह एक तथ्य था कि ली संत कबीले के कई संप्रदाय गुरु और कनिष्ठ संप्रदाय गुरु संस्थापक पूर्वजों के दिनों से ही समाधि में प्रवेश कर चुके थे, और यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि उन्हें इससे बहुत कुछ नहीं मिला। कुछ लोग तो प्रवेश करने वालों पर नजर भी रखते थे, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें बाहर निकलते हुए देखते थे। इस तरह ली संत कबीले के पतन के बाद भी कोई भी गुट इस बात में बहुत दिलचस्पी नहीं रखता था कि बाधा के पार क्या है।
ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि अगर उनके पास कुनपेंग पवित्र मुहर भी होती तो भी वे प्रवेश नहीं कर पाते। मुहर प्रवेश के लिए केवल 2 शर्तों में से एक थी, जबकि दूसरी शर्त ली संत कबीले का वंशज होना था और आमतौर पर कम से कम 2 बैन रिंग वाले लोग। ऐतिहासिक रूप से ऐसा कोई उदाहरण नहीं था कि बिना किसी बैन रिंग वाले लोग मुहर को आत्मसात करने में सफल हुए हों। ठीक इसी तरह रहस्यमय मकबरा जिसमें प्रवेश करने के लिए कई लोग तरसते थे, जल्द ही सामूहिक चेतना से गायब हो गया। केवल ली सेंट कबीले के लोग ही अभी भी अंदर जाना चाहते थे और देखना चाहते थे कि इसमें क्या है। तियानमिंग 30 सांसों तक खूनी धुंध में आगे बढ़ता रहा। वह जितना आगे बढ़ता गया, हवा में खून का रंग उतना ही गाढ़ा होता गया। आखिरकार वो पहुंच गया। अचानक उसने आकाश में एक विस्तृत विस्तार देखा जब धुंध पूरी तरह से छट गई। उसने मकबरे को स्कैन किया और अवरोध के भीतर की जगह देखी। इसके बिल्कुल किनारों पर अनगिनत पहाड़ थे जिनकी चोटियां ऊंची उठी हुई थीं, जैसे टाइटन्स खून के रंग के बादलों से भरे आसमान को थामे हुए हों। ब्लडबैन बैरियर ने अंदर एक गोलाकार जगह को सील कर दिया था, जिसमें जमीन भी शामिल थी, इसलिए बैरियर के नीचे खुदाई करना काम नहीं करेगा। अंदर का सबसे ऊंचा पहाड़ बादलों को चीरता हुआ सीधे बैरियर गुंबद के नीचे से टकराया। इस पहाड़ के पीछे और भी कई पहाड़ थे, लेकिन खूनी धुंध के कारण उनकी संख्या गिनना मुश्किल था। पहला पर्वत शेनिक्सियाओ पर्वत कहलाता है, जिसका नाम हमारे संस्थापक पूर्वज ली शेनिक्सियाओ के नाम पर रखा गया है। यह उनकी समाधि है। वे लाइफ्सपेन से पीड़ित होने वाले पहले व्यक्ति थे। उस समय इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि उनकी भयानक इच्छाशक्ति ने उन्हें लाइफ्सपेन से ग्रस्त अपने शरीर के साथ साधना करने और बिना मरे 50 साल तक जीवित रहने की अनुमति दी। अंत में उन्होंने इसे ठीक करने की तकनीक खोज ली। उनका शरीर वैसा ही हो गया जैसा कि 15 वर्ष की उम्र में था, और तब से वे रैंकों में ऊपर उठते गए और अनगिनत चैंपियनों को हराया। उसके बाद उन्होंने अराजक ग्रैंड ओरिएंट दायरे में ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय की स्थापना की और स्थिरता के युग की शुरुआत करते हुए दायरे पर हावी हो गए। न केवल वे उस समय पूरे दायरे में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, बल्कि आज तक संप्रदाय में कोई भी उनसे आगे नहीं निकल पाया है, यहाँ तक कि यह अफवाह भी थी कि उन्होंने एम्पायरियन सेंट दायरे को तोड़ दिया था। संस्थापक पूर्वज तियानमिंग के पूर्वज भी थे। ऐसा लगता था कि यह अद्भुत पूर्वज ही वह व्यक्ति था जिसे पूरा कबीला बनना चाहता था। उनकी किंवदंतियां अभी भी पूरे ग्रैंड ओरिएंट दायरे में गाई जाती थीं। लाइफ्सपेन की शुरुआत उनके साथ हुई थी और उनके द्वारा ही तोड़ी भी गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आओ, मैं तुम्हें इस बूढ़े बदमाश की कब्र पर ले चलूंगा जहां तुम शराब पी सको। वह सच में बहुत शराबी है। उसने मेरा ज्यादातर स्टॉक पी लिया, उसने घृणा से थूकते हुए कहा, और तियानमिंग के सामने संस्थापक पूर्वज के बारे में बहुत ही लापरवाही से बात की, जैसे कि वह वास्तव में उसका बेटा हो। वे उजाड़ भूमि से होते हुए शेनिक्सियाओ पर्वत पर पहुंचे। पहाड़ की तलहटी में तियानमिंग ने एक विशालकाय बैठा हुआ जानवर देखा जो ली वुडी जैसी ही काली आभा बिखेर रहा था। यह एक काला कुनपेंग था जो अपनी अंतिम सांस ले रहा था, अविश्वसनीय रूप से पतला और बूढ़ा दिख रहा था। जब ली वुडी आया तो उसने देखने के लिए अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया, फिर उन्हें बंद कर लिया और कुछ काली धुंधली सांस ली। ये स्पष्ट था कि यह जीवन से बंधा हुआ जानवर था जिसके दिल में ली वुडी की तरह एक वेनमड्रेक स्पाइक घुसा हुआ था। तियानमिंग, मेरे बेटे देखो, ये हमारे वंश का पौराणिक जीवित जानवर है, वोइंडेड कुनपेंग, ली वुडी ने मजाक में कहा। क्या ये शून्य कुनपेंग नहीं है? ठीक है, कमोबेश। यह न केवल शून्य है बल्कि घायल भी है। वह खुद को रोक नहीं सका और हंस पड़ा। तियानमिंग ने शून्य कुनपेंग को एक बार फिर देखा। ऐसा कहा जाता था कि ये प्राकृतिक रूप से जन्मे संत जानवर थे, 8 या 9 सितारों वाले जीवनबद्ध जानवर। हालांकि ये शून्य कुनपेंग बिल्कुल भी संत जैसा नहीं दिखता था। ये ली जिंग्यू के रैयत सी कुनपेंग की तुलना में फीका था, जिससे लगातार यातना सहनी पड़ती थी और जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, बिल्कुल ली वुडी की तरह। संप्रदाय में आने के बाद से तियानमिंग ने बहुत से ऐसे शब्द सुने थे जिनमें संत शब्द था। शून्य कुनपेंग एक संत जानवर, वेनमड्रेक स्पाइक एक संत जानवर का हथियार, साथ ही एम्पायरियन संत क्षेत्र भी था। वरिष्ठ ली, क्या संत क्षेत्र भी एक क्षेत्र नहीं है, या फिर इसके अलग अलग स्तर हैं? तियानमिंग ने पूछा। जिंग्यू ने कहा था कि वह ली वुडी को उनके पूरे नाम से संबोधित कर सकता है, लेकिन यह बहुत विनम्र नहीं लगता। बेशक स्तर हैं। नश्वर क्षेत्र में साधना के 4 स्तर हैं, अर्थात पशुशिरा, आत्मास्रोत, एकता और स्वर्गीय इच्छा। नश्वर क्षेत्र से परे संत क्षेत्र है, जहां व्यक्ति शाश्वत यौवन के लिए प्रयास करता है। जो लोग उस क्षेत्र में पहुंचते हैं वे अपने जीवन काल को बढ़ाने और खुद को अमर बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। ये स्वर्ग की इच्छा का पीछा करने और यहां तक कि देवत्व में चढ़ने का मार्ग है। संत क्षेत्र वह पहला कदम है जो व्यक्ति नश्वर क्षेत्र को पीछे छोड़कर देवताओं के मार्ग पर जाने के लिए उठाता है। संत क्षेत्र में 3 मुख्य चरण हैं। पहला है पृथ्वी संत क्षेत्र। उस स्तर पर रहने वालों को पृथ्वी संत कहा जाता है। दूसरा चरण तब होता है जब कोई व्यक्ति पृथ्वी को पार करने के बाद आसमान में चढ़ता है, आकाश संत क्षेत्र।
उस स्तर पर रहने वालों को आकाश संत कहा जाता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि आकाश संत क्षेत्र साधना की सीमा है, लेकिन वे नहीं जानते कि इससे भी परे एक तीसरा चरण है, स्वर्ग संत क्षेत्र। जो लोग इसे प्राप्त करते हैं उन्हें स्वर्ग संत कहा जाता है और वे स्वर्ग के शिखर पर खड़े होते हैं, सबसे बहुत सर्वोच्च। इसलिए मैं साधना के जिन 4 चरणों को जानता हूं वे केवल नश्वर क्षेत्र में ही हैं। संत क्षेत्र नश्वर की पहुंच से परे है और इसके 3 चरण हैं, पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरे शब्दों में कहें तो संस्थापक पूर्वज वास्तव में एम्पायरियन सेंट दायरे तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए काफी भयानक था। वह ग्रैंड ओरिएंट दायरे के पिछले सहस्राब्दियों में सबसे शानदार व्यक्ति रहा होगा और संभवतः वह उस स्तर तक पहुंचने वाला एकमात्र व्यक्ति था। संत क्षेत्र में साधना आपकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। आपको अभी एकता तक पहुंचने और स्वर्गीय इच्छा को समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्वर्गीय इच्छा चरण संत क्षेत्र की नींव है, साथ ही उस तक पहुंचने की कुंजी भी है, ली वुडी ने आगे कहा। तियानमिंग ने उन शब्दों को याद रखना सुनिश्चित किया। वह अभी स्पिरिट्सोस के 8वें चरण में था, इसलिए पौराणिक संत क्षेत्र को छूने से पहले उसे अभी भी काफी रास्ता तय करना था। लेकिन वह जानता था कि वहां पहुंचने के लिए एक शर्त संत जानवर का होना था। जहां तक संत जानवर के हथियार वेनमड्रेक स्पाइक की बात है तो यह संभवतः सबसे अच्छी सामग्री से बना था जिसे कोई भी पकड़ सकता था। उन्हें पहाड़ के मध्य बिंदु तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। लोग अक्सर कहते हैं कि ली संत कबीले को देवताओं ने शाप दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। बेटा, यहां देखो, ली वुडी वास्तव में बहुत बेशर्म था। भले ही तियानमिंग ने उसे वरिष्ठ कहने का एक बिंदु बनाया था, लेकिन नशे में धुत आदमी पूरे समय उसे बेटा कह रहा था। तियानमिंग ने उस ओर देखा जहां वह इशारा कर रहा था, लेकिन उसे केवल बादल वाले आकाश में फैले पहाड़ दिखाई दिए। उनमें से प्रत्येक खून से लथपथ टाइटन की तरह लग रहा था और प्रत्येक पूर्वज के अवशेष उनकी चोटियों पर आराम कर रहे थे। उस पहाड़ की चोटी पर हमारे दूसरे पूर्वज ली शिंगहे की कब्र है। वह ली शेनशियाओ का बेटा था जो एक टेट्राबेन था। हालांकि उसके बैन रिंग खून के रंग के बैन रिंग थे, जिससे उसे ब्लडमॉर्फ की क्षमता मिली। ली शिंगहे हमेशा एक मुश्किल बेटा रहा था और पहले भी संस्थापक पूर्वज से लड़ चुका था। विवरण बहुत अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन उसने अंत में पश्चाताप किया और बदल गया। कबीले के इतिहास के अनुसार ली शिंगहे ने 13,900 लोगों को मार डाला था। वह एक क्रूर आदमी था, ली वुडी ने आह भरते हुए कहा। तियानमिंग ने उस पहाड़ की जलती हुई चोटी को देखा और गर्व महसूस किया। ऐसा लगा जैसे उसे अपने वंश की नियति का एहसास हो। जैसे जैसे ली वुडी ने एक के बाद एक पूर्वजों का परिचय दिया, तियानमिंग को कबीले का सदस्य होने पर अधिक से अधिक गर्व महसूस हुआ। वे बहुत गौरवशाली थे, अनगिनत मिसाल कायम करने वाले विशेषज्ञों की एक पंक्ति होने के नाते। रक्त के रंग की बैन रिंग। तियानमिंग की अपनी 10 बैन रिंग काली थी, जैसे सामान्य होती हैं। उसे नहीं पता था कि रक्त के रंग की बैन रिंग भी होती है। इस पहाड़ को देखो, ये तीसरे पूर्वज ली शेनडाओ एक और पेंटाबेन की कब्र है। उसके बैन रिंग काले थे, लेकिन उसकी बाह पर नहीं थे, बल्कि वे उसके पेट पर, उसके डेंटियन के ऊपर स्थित थे। इसने उसे भयावह साधना प्रतिभा दी। अफवाह यह है कि वह ली जिंगे से भी अधिक शक्तिशाली था और एम्पायरियन सेंट दायरे को प्राप्त करने से बस एक कदम दूर था। ये वह जगह है जहां हमारे चौथे पूर्वज ली शेनफेंग विश्राम करते हैं। वह ली शेनडाओ के छोटे भाई हैं और अपने जीवनबद्ध जानवर स्काइवॉइड कुनपेन के लिए प्रसिद्ध थे। ग्रैंड ओरिएंट दायरे के शुरुआती दिनों में इस क्षेत्र में ईश्वरीय खजाने का उत्पादन किया गया था, जिसने कई विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये ली शेनडाओ और ली शेनफेंग थे जिन्होंने उन सभी को मार डाला। ली शेनफेंग के पास हरे रंग के बैन रिंग थे और उनकी गति अविश्वसनीय थी, हवा जितनी तेज। ये 5वां पूर्वज ली दाओयुन है। ये 6ठा पूर्वज ली जिंगचेन है। ली वुडी ने हर एक पूर्वज का विस्तार से परिचय कराया। चूंकि वह इससे थकता नहीं दिख रहा था, इसलिए तियानमिंग ने धैर्यपूर्वक सुना। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि पूर्वजों ने ली वुडी को गौरवान्वित किया। तियानमिंग को भी उनके कारण गर्व महसूस हुआ। जब से उसने लाइफ्सबेन प्राप्त किया था और मोहर को आत्मसात किया था, वह अपने खून में जोश और प्रतिध्वनि महसूस कर सकता था। उसके भीतर वही खून बह रहा था जो इन महान पूर्वजों की नसों में बहता था। ली शेनिक्सियाओ, ली जिंगे, ली शेनडाओ, ली शेनफेंग और अन्य पूर्वजों का सार उसके भीतर बह रहा था। समय की रेत से अलग होने के बावजूद वे एक थे। ऐसे अविश्वसनीय पूर्वजों पर कोई कैसे गर्व नहीं कर सकता। यह उसके वंश का गौरव था, उसके खून की हर बूंद गौरव से उबल रही थी। अनजाने में वह इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने एक बार के गौरवशाली कबीले को इस हद तक गिरते हुए देखने के बाद कौन नहीं रोएगा। अब उनके पास एक दयनीय संप्रदाय गुरु और एक कनिष्ठ संप्रदाय गुरु था जिसने अपना पद भी सुरक्षित नहीं किया था। इतना ही नहीं, बल्कि सर्वोच्च शाखा की वंशावली भी समाप्त हो गई थी। ये सब अतीत की बात है, इसलिए इस पर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। चीजें आती हैं और जाती हैं, उठती हैं और गिरती हैं। यही जीवन है।
मैंने उन्हें आपसे इसलिए नहीं मिलवाया क्योंकि मैं चाहता था कि आप उनके बारे में बुरा महसूस करें, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें से हर एक ने अपने पीछे इतनी दौलत छोड़ी है जो आम लोगों को नहीं मिल सकती। और अब मैं उनकी दौलत आपको सौंपने जा रहा हूं, ली वुडी ने कहा, फिर मुस्कुराया। भाग्य, तियानमिंग ने कहा, हजारों साल बाद पूर्वजों की कोई चीज कैसे बची रह सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।